क्या आप एक ही बार में एमपीसीपीसीटी का स्कोर कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने लेकर आया हूँ मेगा टेस्ट सीरीज़ जो कि कंप्यूटर के बेस्ड होने वाली है। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके पहले मैंने जो है आपको टाइपिंग सिखाया, हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें, और कुछ एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कराया था। अभी हम जो है 2026 के हिसाब से यहाँ पे मेगा टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे जो कि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपके 52 नंबर के होते हैं उनको यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। और मुख्य रूप से अगर बात करें हम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य क्लर्क लेवल की वैकेंसी में आपको सीपीसीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको जो सीपीसीटी है उसको पास करना बहुत ज़रूरी है और इसी को ध्यान में रखकर मैं आगे आपको सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें होता है ओएस। ठीक है, जो कंप्यूटर को बेसिक रूप से बेसिक एक्टिविटी और कंप्यूटर को चालू करने में मदद करता है। तो उसमें थ्रेड जो होती है वो क्या होती है? थ्रेड हैवी वेट प्रोसेस होती है क्या, मल्टी प्रोसेस होती है क्या, इंटर थ्रेड प्रोसेस होती है क्या, लाइट वेट प्रोसेस होती है? तो थ्रेड की अगर बात करें तो एक प्रोसेस है। मान लीजिए हम यूट्यूब में कोई सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं। चलिए मैं जो है सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं, या फिर उदाहरण के लिए हम देखें तो हमने यूट्यूब खोले, यहाँ पे सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमने टाइप करे क्या, सीपीसीटी वाई अरविंद कर दो मेरे नाम से। ठीक है, और यहाँ हमने देखिए यहाँ कंप्लीट सीरीज़ है और इसमें जाकर हम जो है जैसे हिंदी टाइपिंग वाला है इसको हमने क्लिक करे और इसको क्लिक करने के बाद हमारा जो टाइपिंग है एक प्रकार से यहाँ चीज़ें प्ले हो चुकी है। ठीक है, तो हमने देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करे हैं, क्या क्या चीज़ें करे। देखिए सबसे पहले हमने जो है ब्राउज़र खोले, ब्राउज़र के बाद हमने यूट्यूब में गए सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। उसके बाद हमने सीपीसीटी वाला जो क्वेरी है उसको टाइप करे, हमारे सामने प्ले लिस्ट आ गई, उसको हमने क्लिक करे, ऐड को स्किप करे और हमारे सामने वीडियो प्ले हो गया। तो कितनी सारी चीज़ें हुई, मतलब हमने 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट किया। तो हमारे पास में तो एक ही टास्क था कि वीडियो को प्ले करना है सीपीसीटी वाला। तो एक टास्क था, वो एक टास्क क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गई। क्या हो गई? प्रोसेस हो गई। परंतु इस प्रोसेस के अंदर जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए गए हैं, छोटे छोटे स्टेप्स मतलब जो आपके क्रम है, जो भी सीक्वेंस है इसके काम करने के, उन सीक्वेंस को बोला जाता है थ्रेड। थ्रेड मतलब सिंपल अगर बोले तो लाइट वेट प्रोसेस, यानी कि ये हल्की प्रोसेस होती है। और इंटर थ्रेड प्रोसेस का मतलब क्या हो जाता है, आपस में कम्युनिकेशन करना। मल्टी प्रोसेस मतलब एक साथ ढेर सारी प्रोसेस। उसके बाद हैवी वेट प्रोसेस अपने आप में एक प्रोसेस कहलाती है। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर लाइट वेट प्रोसेस है, यानी कि फोर्थ नंबर का है, हल्की प्रक्रिया। तो यहाँ थ्रेड क्या है, हम बात करते हैं थ्रेड की। तो थ्रेड क्या है, व्हाट इज थ्रेड, यानी कि थ्रेड एक प्रोग्राम के अंदर चलने वाली सबसे छोटी एग्जीक्यूशन यूनिट है, यानी कि सबसे छोटी हल्की प्रोसेस हम बोल सकते हैं। तो प्रोसेस मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम, और थ्रेड का मतलब उसी प्रोग्राम के अंदर चलने वाला एक छोटा सा हिस्सा। उदाहरण के लिए अगर बोलें तो किसी प्रोसेस में, मान लीजिए कोई प्रोसेस है, कोई प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड हो सकती हैं या फिर उसी प्रोसेस में एक ही थ्रेड हो सकती है। जैसे हम यहाँ बात करें तो यहाँ देखिए हमारे पास में एक प्रोसेस है और एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड, दो थ्रेड, तीन थ्रेड मिल गए, यानी तीन स्टेप में काम हुआ है। पर किसी किसी प्रोसेस में एक ही थ्रेड मिल जाती है, तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस भी कहलाती है। उसके बाद देखिए एम एस वर्ड की अगर बात करें तो एम एस वर्ड में टाइपिंग करना, ऑटो सेव हो जाना, स्पेलिंग चेक करना, ये सब क्या है, एक ही प्रोग्राम है। परंतु ये क्या है, ये सब आपस में थ्रेड है, जैसे थ्रेड 1, थ्रेड 2 और थ्रेड 3। आई होप समझ में आया होगा। थ्रेड दो प्रकार से हम देख सकते हैं, सिंगल थ्रेड और मल्टीपल थ्रेड, यानी कि मल्टी थ्रेड। तो एक समय में अगर एक ही काम हो रहा है या शो होता है तो उसे हम बोल देते हैं सिंगल थ्रेड। जैसे कि कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर सिंगल ऑपरेशन करता है एक समय में। पर बात करें हम एक समय में कई काम फास्ट और इफिशियंस हो जाता है, जैसे यूट्यूब में हमने वीडियो प्ले करे, साथ में हम कमेंट भी कर सकते हैं, ऐड शो हो रहा है, तो ये सब एक साथ हो रहा है। तो यूट्यूब के वीडियो में क्या हो जाता है, मल्टी थ्रेड देखने को मिल जाता है। साथ ही थ्रेड के प्रकार की अगर बात करें तो थ्रेड के टाइप्स हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे यूज़र लेवल हो जाती है और एक कर्नल लेवल। तो यूज़र लेवल का मतलब हो जाता है कि यूज़र द्वारा बनाए जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को इसका पता नहीं होता है। जैसे जावा, जावा जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर जो थ्रेड होती है वो कहलाती है यूज़र लेवल थ्रेड। और दूसरी जो हो जाती है कर्नल लेवल। तो कर्नल लेवल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है और इसमें फास्ट रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो थ्रेड होती है वो कहलाती है आपकी कर्नल लेवल। कर्नल मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम का दिमाग कहा जाता है। आगे बात करें तो हम सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे हैवी वेट प्रोसेस पूछा गया था, तो हैवी वेट प्रोसेस का मतलब हो जाता है जिसमें अलग अलग स्पेस हो जाता है मेमोरी में, या प्रोसेस एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को मेमोरी शेयर नहीं कर सकता, क्रिएट और डिस्ट्रॉय
करना स्लो हो जाता है, रिसोर्स ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। जैसे एम एस वर्ड की बात करें, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, इसके अलावा VLC मीडिया प्लेयर है। यहाँ हैवी वेट प्रोसेस क्रैश हो जाए तो दूसरा प्रोसेस प्रभावित नहीं होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं हैवी वेट प्रोसेस के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा चीज़ें पूछी गई थी, दूसरा ऑप्शन था मल्टी प्रोसेस। मल्टी प्रोसेस मतलब हो जाता है एक से अधिक प्रोसेस जो साथ साथ चल रहे हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हर प्रोसेस जो हो जाता है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होता है, मेमोरी अलग अलग होती है, यहाँ पे CPU का बेहतर उपयोग हो जाता है। स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व यहाँ देखने को मिल जाता है, जैसे म्यूजिक चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा ब्राउज़र भी खुला हुआ है, उसके बाद MS एक्सेल में आपका काम भी चल रहा है। तीनों अलग अलग प्रोसेस यानी कि मल्टी प्रोसेस है। और तीसरा जो ऑप्शन था थ्रेड प्रोसेस, यानी कि कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। जैसे एक थ्रेड है दूसरी थ्रेड के बीच में, जैसे इसका जो आउटपुट आया वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा, इसका जो आउटपुट आया वो इसके लिए इनपुट, और ऐसे ही क्रम चलते रहेगा। तो सभी प्रोसेस आपस में क्या हो रहा है, इंटर कम्युनिकेशन कर रही है, यानी कि इंटर थ्रेड प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे एक ही प्रोसेस के अंदर मौजूद थ्रेड आपस में जो है डेटा को या इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, सामंजस्य, डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखना, मल्टी थ्रेडिंग को सेफ बनाए रखना, यानी कि वन थ्रेड डेटा लिख रहा है, पहला थ्रेड डेटा को राइट कर रहा है, दूसरा थ्रेड उसी डेटा को पढ़ रहा है, और दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सही तरीके से नहीं होती तो रेस कंडीशन हो जाती है, डेडलॉक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। और लाइट वेट प्रोसेस हमने देखे लिए, एक प्रकार से क्या है, ये थ्रेड कहलाता है, ठीक है, जिसमें टाइपिंग, ऑटो सेव, स्पेलिंग चेक, ये सारी चीज़ें आ जाती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और मेरा उद्देश्य है कि जो क्वेश्चन है उसके आसपास भी जितने भी फैक्ट आ रहा है, यानी कि जो आपके फैक्ट बन सकते हैं CPCT एग्जाम में, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आगे आप किसी भी प्रकार से नहीं फंसे। और साथ ही CPCT के अलावा अगर मान लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन या MCQs आपको किसी अन्य एग्जाम में भी होते हैं, तो वहाँ भी ये MCQs आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज है। अब जब हमने कंप्यूटर के टाइप से देखे थे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत, तो कंप्यूटर के टाइप्स के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार मिलते थे। कौन कौन से? एक तो मिल जाता था उनके साइज़ के अकॉर्डिंग में, ठीक है, एक मिल जाता था उनका जो आपका प्रोसेस करने के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट जो मिल जाता था अलग अलग प्रकार से, मतलब पर्पस के हिसाब से। तो ये इसी प्रकार से अगर देखें तो अलग अलग कंप्यूटर हमको देखने को मिल जाते थे। तो बहुत सारे कंप्यूटर थे, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ सबसे तेज कौन सा है? तो स्वाभाविक सी बात, एनालॉग तो हो जाता है, ताप दाप माप में काम करता है। मिनी कंप्यूटर बिजनेस लेवल पे थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे। माइक्रो कंप्यूटर मिनी से थोड़ा छोटा हो जाता है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर रह जाते हैं। पर बात हो रही सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर मतलब हैवी प्रोसेस, मल्टीपल CPU, पैरेलल प्रोसेसिंग, समानांतर प्रोसेसिंग इसमें होती है। तो सबसे ज़्यादा तेज तो यही होंगे सुपर कंप्यूटर। राइट आंसर क्या होगा आपका? 4th नंबर। तो यहाँ देखिए आपको एनालॉग कंप्यूटर देखने को मिल जाएंगे। एनालॉग कंप्यूटर मतलब एक प्रकार से कंटिन्यूअस डेटा पर काम करते हैं, मतलब ताप दाब माप के आधार पर ये काम करते हैं। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मल्टी यूज़र सिस्टम है, थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो, ये मिनी से कम होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर आ जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर होने के कारण माइक्रो कंप्यूटर बोला गया। इसके बाद सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। साथ ही यहाँ पे कंपैरिजन की बात करें, देखिए एनालॉग में आपका जो डेटा है कंटिन्यूअस यहाँ पे प्रोसेस होता है, मिनी कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट में, सुपर में भी, माइक्रो में भी डिजिटल फॉर्मेट में। यूज़र की अगर बात करें तो एनालॉग सिंगल है, बाकी मिनी कंप्यूटर मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हैं एक साथ, माइक्रो में सिंगल और सुपर में भी मल्टीपल। स्पीड की बात करें तो एनालॉग की स्पीड काफ़ी लो होती है, मिनी कंप्यूटर की थोड़ी सी मीडियम होती है, और माइक्रो को भी मीडियम होती है, पर सुपर जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक पावर वाला। कॉस्ट की बात करें तो ये मीडियम रहती है इसकी कॉस्ट एनालॉग की, मिनी कंप्यूटर की हाई रहती है, और जो माइक्रो कंप्यूटर है उसकी काफ़ी लो होती है, यानी कि पर्सनल एक व्यक्ति इसको परचेस कर सकता है। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वेरी हाई इसकी प्रोसेस या कॉस्ट होती है। इसके बाद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, लो एक्यूरेसी हो जाती है, और यहाँ पे हाई एक्यूरेसी हो जाती है मिनी में, और यहाँ पे भी आपको माइक्रो में भी मतलब मिनी के जैसे ही देखने को मिल जाती है, और सुपर कंप्यूटर में वेरी हाई एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। यूज़ केस की बात करें, मेजरमेंट के लिए एनालॉग की ज़रूरत पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर मिनी की ज़रूरत पड़ेगी, पर्सनल लेवल पे जो है आपका माइक्रो की, और रिसर्च वगैरह है, मौसम विज्ञान वगैरह है, तो आपको सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ जाएगी। एग्जाम्पल स्पीडोमीटर, या फिर जो भी आपका पारा वगैरह थर्मामीटर होता है, ठीक है, तो वो एनालॉग में आ जाते हैं। उसके बाद PDP-11 जो है आपका क्या है, मिनी कंप्यूटर है। लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल आपके पर्सनल में आ जाते हैं, और परम आपका जो है सुपर कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में सेल A2 में लिखे गए व्यंजक।
अब देखिए एम एस एक्सेल में मान लीजिए हमने ये लिखे इक्वल तो होता है फॉर्मूला लगाने का स्टार्टिंग सिंबल, और A1 छोटा है या बराबर है किसके, B1 के। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ देखिए बहुत सारे आपको क्या दिए हैं, मतलब फैक्ट दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ देखिए पहले नंबर में बोला है सेल A1 में मान सेल B1 के मान से कम होने पर ट्रू होगा, और सेल A1 में मान सेल B1 के मान से अधिक होने पर फॉल्स होगा। तो भाई जबकि बराबर लिखा है, बराबर की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे, तो बराबर नहीं आया तो मतलब क्रॉस कर दो इसको। फिर दूसरा बोला है सेल A1 में मान सेल B1 में मान के बराबर या उससे अधिक होने पर। अब देखिए यहाँ पे कम है मतलब लेस देन है, तो अधिक आ गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, क्रॉस हो गया। फिर उसके बाद सेल A1 में मान सेल B1 के मान के बराबर या उससे कम होने पर ट्रू, और सेल A1 में मान सेल B1 के मान से अधिक होने पर फॉल्स। बिल्कुल देखिए कम होने पर क्या हो जाएगा, ट्रू, या फिर बराबर होने पर, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, मतलब छोटा भी रहेगा या बराबर भी रहेगा तो ट्रू, और नहीं तो अधिक रहेगा तो फॉल्स। तो आपका राइट आंसर 3 ही होने वाला है। चौथा भी पढ़ ही लो, सेल A1 में मान सेल जो B1 है, मतलब सेल A1 की जो वैल्यू है सेल B1 के वैल्यू के बराबर ना होने पर, ना होने पर देखिए, जबकि पूछा गया है बराबर होने पर, तो यहाँ पे ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। तो आपका थर्ड नंबर का आंसर राइट होने वाला है। तो यहाँ देखिए आपको बात की जा रही है फॉर्मूला की, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला A1 और B1 के जो वैल्यू है उसकी तुलना करता है। A1 का मान B1 से छोटा या बराबर हो तो यहाँ पे परिणाम ट्रू आएगा, और नहीं तो आपका फॉल्स आएगा। तो यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए ये छोटा है और यहाँ पे ये जो B1 है बड़ा है, तो सिंपल सी बात ट्रू आएगा। यहाँ 15 बराबर भी है तो भी ट्रू आएगा, और अगर अधिक हो गया तो फॉल्स आएगा। नेक्स्ट देखिए, ओपन ऑफिस राइटर, जो आपका सिंपल सी बात है MS ऑफिस है, वैसे ही ओपन ऑफिस राइटर है। राइटर मतलब एक प्रकार, ओपन ऑफिस तो एक प्रकार का बंडल है, पर राइटर उसके अंदर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे MS ऑफिस में MS वर्ड जो है वो आपका क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और MS एक्सेल मतलब यहाँ पे कैल्क हो जाता है, तो यहाँ पे राइटर की बात की जा रही। तो राइटर में जो डेटा सोर्स व्यू है, डेटा सोर्स व्यू का मतलब हो जाता है मेल मर्ज वगैरह में हम देखते हैं, उसको खोलने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो इसमें फंक्शन की है जो है F4 है। इसके अलावा अगर देखें तो F4 तो हमने देख लिए, जैसे डेटाबेस देखना है, टेबल्स देखना है, क्वेरीज देखना है, मेल मर्ज डाटा देखना है, इन सभी के लिए हम उपयोग करेंगे क्या, F4 फंक्शन की ऑन ऑफ करने के लिए। पर बाकी जो चीज़ें दी गई है F7 जो स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए उपयोग की जाती है MS वर्ड में भी, F5 दी गई है वो नेविगेशन के लिए उपयोग की जाती है, F8 दी गई है वो सिलेक्शन मोड के लिए की जाती है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम के डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करता है। तो देखिए सीधी सीधी बात की जा रही है कि प्रोग्राम के डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन के लिए एक सुविधाजनक एनवायरनमेंट, मतलब जो आपका वातावरण है वो कौन प्रदान करता है। मान लीजिए कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर में हमको एक डेवलपमेंट का काम करना है। डेवलपमेंट कैसे करोगे, सी उपयोग करोगे, C++, पाइथन है, या फिर जावा है, PHP है, कोई भी प्रोग्रामिंग का उपयोग करोगे। तो प्रोग्रामिंग का उपयोग कब करोगे, जब आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए, और एनवायरनमेंट कौन प्रदान करता है, वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आ जाता है, वो आ जाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, बिल्कुल है, देखिए सिस्टम प्रोग्राम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइल मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं होगा, यूटिलिटी सपोर्ट के लिए काम करते हैं। मान लीजिए आपका सिस्टम स्लो हो गया, टेम्परेरी फाइल्स वगैरह आ गई, जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहाँ विंडो के साथ R दबाया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिख दिया टेम्प, ठीक है, टेम्प लिखा, और टेम्प लिखने के बाद देखिए पूरी फाइल आ गई, शिफ्ट के साथ में इसको डिलीट कर दूंगा। तो मेरे सिस्टम में जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं वो हट चुकी हैं, और मेरा सिस्टम फास्ट होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा मैं डिस्क क्लीनअप वगैरह कर लूँगा, या फिर जो है डिस्क ऑप्टिमाइजेशन है, तो सारे प्रोग्राम जो है वो यूटिलिटी में आ जाते हैं। फाइल मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आ जाती है, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को स्टोर करना, या फिर जो भी डिलीट करना, रीनेम करना, ये सब फाइल मैनेजमेंट में आ जाता है। और इसके लिए फाइल स्टैंडर्ड भी हो जाते हैं, जैसे FAT मतलब फाइल एलोकेशन टेबल हो गया, NTFS हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा नेटवर्क मैनेजमेंट की बात करें तो नेटवर्क मैनेजमेंट में भाई नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें जाती है, तो राइट आंसर हमारा A हो जाएगा। इसके अलावा देखें तो हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम प्रोग्राम की। तो सिस्टम प्रोग्राम बोले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो प्रोग्राम लिखने, चलाने और कंट्रोल करने में ये मदद करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर ये काम करते हैं, और यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप में एक सिस्टम प्रोग्राम या सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। यहाँ पे ये प्रोग्रामर को डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ देखिए हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, मान लीजिए ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को 0 1 में बदलेगा, और 0 1 को फिर से ह्यूमन रीडेबल में बदलेगा, तो ये काम करता है कंपाइलर।
असेंबलर की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए जो कोड है उसको 0 1 में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर। और लिंकर जो है EXE फाइल से लिंक करता है। लाइब्रेरी से अगर कोई फाइल लोड करना है, क्लासेस वगैरह, तो लोडर उसमें काम करता है। और कोई एरर वगैरह आ जाए तो उसको हटाने के लिए डीबगर की आवश्यकता पड़ जाती है। तो हम सीधे सीधे बोलें तो सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत मेन ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, डिवाइस ड्राइवर आ जाते हैं जो आपके डिवाइस को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में मदद करते हैं, फर्मवेयर आ जाते हैं, वो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, बायोस आ जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके अलावा प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं जो हमने देखे, यूटिलिटीज़ आ जाती है, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ये सारी चीज़ें। तो आपको समझ में आया होगा सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है। इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट जो हमने देखे थे, केवल फाइल बनाना, हटाना, कॉपी करना। इसके अलावा प्रोग्राम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये नहीं देता है। यूटिलिटी प्रोग्राम की बात करें तो सिस्टम मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप। नेटवर्क मैनेजमेंट की बात करें तो नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करना, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से सीधे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा सिस्टम प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD रोम का पूर्ण रूप बताइए। तो CD क्या है? CD मतलब एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, और रोम मतलब हो जाता है, देखो CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाता है? रीड ओनली मेमोरी। बोले तो ऐसा मेमोरी जिसमें डाटा एक बार रीड कर दिया गया, मतलब एक बार राइट कर दिया गया, तो वो सिर्फ उससे पढ़ा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जो बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कहाँ स्टोर हो जाता है? रोम में हो जाता है, रीड ओनली मेमोरी। पर CD भी एक प्रकार की रोम जैसी ही आ जाती है, जिसमें एक बार डाटा राइट हुआ तो दोबारा उसे पढ़ा भी जा सकता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करें तो यहाँ तो सेंट्रल तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए तीनों में कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रन नहीं आएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वंस ये भी नहीं आएगा। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी मतलब सेकंड नंबर का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको रोम के कुछ प्रकार दे रहा है, मतलब CD के। रोम मतलब हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका CDR मतलब रिकॉर्डेबल, CDRW मतलब रीराइटेबल। ये रिकॉर्ड की जा सकती है, यहाँ पे रीड ओनली है मतलब पहले ही से प्रोग्रामिंग है इसमें, और यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर से पेन ड्राइव जैसी स्थिति है, रीराइट कर सकते हैं। तो डेटा राइट करने की बात होती है तो CD रोम में डेटा राइट नहीं होता है। CDR में डेटा एक बार राइट हो सकता है, दोबारा उसमें सिर्फ रीड होता है। और CDRW में कई बार डेटा को री रिकॉर्ड किया जा सकता है। उसके बाद डेटा इरेजिंग की बात करें तो CD रोम में डेटा इरेज नहीं होता है, CDR में भी एक बार रिकॉर्ड होने के बाद डेटा इरेज नहीं होता है, पर रीराइटेबल में डेटा को इरेज किया जा सकता है। इसके अलावा रीयूज़ मतलब बार बार, देखिए यहाँ पे रीयूज़ यहाँ पे नहीं किया जा सकता CD रोम को, यहाँ पे CDR को भी बार बार यूज़ नहीं किया जा सकता, और CDRW को भी किया जा सकता है। यहाँ कुछ उदाहरण है, जैसे यूज़ की बात करें सॉफ्टवेयर और मूवीज़ में आपको CD रोम का उपयोग देखने को मिल जाता है। म्यूज़िक की बात करें, म्यूज़िक बैकअप में आपको CDR है, और टेम्परेरी डाटा स्टोर करना हटाना उसके लिए CDRW है। इसके साथ ही हम DVD की भी बात कर लेते हैं। DVD से रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ देखिए DVD मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, वर्सेटाइल मतलब हर जगह उपयोग की जाने वाली, और इसी के साथ में आपका रोम भी है, तो रीड ओनली मेमोरी। R मतलब रिकॉर्डेबल, फिर R प्लस वाली मतलब प्लस रिकॉर्डेबल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा RW मतलब रीराइटेबल, और प्लस मतलब हो जाता है प्लस रीराइटेबल। तो ये चीज़ें हो जाती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क सब में है। अब जो DVD रोम है उसमें भी वही सिस्टम है कि भाई डेटा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, मिटाया भी नहीं जा सकता, मूवी और सॉफ्टवेयर। बस जो CD होती है, CD की क्षमता 700 MB होती है, और DVD की क्षमता 4.7 GB होती है, और डबल साइड वाली जो होती है 8 GB के आसपास हो जाती है। अब बाकी चीज़ें पता आपको, रिकॉर्डेबल वाली एक बार रिकॉर्ड किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, डेटा बैकअप जैसे। उसके बाद प्लस मतलब एक बार रिकॉर्ड किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। रीराइटेबल में कई बार रिकॉर्ड किया जा सकता है और कई बार उसको हटाया भी जा सकता है। रीयूजेबल सॉफ्टवेयर इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं। तो CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 700 MB इसकी कैपेसिटी होती है CD की, और यहाँ 4.7 GB या फिर 8.5 GB, मतलब सिंगल साइड में, सिंगल लेयर में आपकी 4.7 और डबल लेयर में 8.5 GB होती है। डेटा डेंसिटी की बात करें, डेटा डेंसिटी आपकी जो है इसमें कम मिल जाती है, क्योंकि 700 MB है, और यहाँ पे अधिक मिल जाती है। जो लेज़र टेक्नोलॉजी इसमें इंफ्रारेड लेज़र है, उसमें रेड लेज़र उपयोग की जाती है। लेयर की बात करें, सिंगल लेयर में उपलब्ध हो जाती है CD, और ये दोनों लेयर में, सिंगल और डुअल में। जैसे सिंगल लेयर 4.7 और डुअल लेयर में आपका 8.5 GB। स्पीड
सीडी की स्पीड कम होती है और डीवीडी की स्पीड अधिक होती है। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो सीडी में लो क्वालिटी होती है और डीवीडी में आपकी हाई क्वालिटी होती है। कॉमन यूजेस की बात करें तो म्यूज़िक है, स्मॉल डेटा है, इसमें आपको सीडी देखने को मिल जाती है और डीवीडी मूवी है, सॉफ्टवेयर इनमें देखने को मिल जाती है। टाइप्स की बात करें तो सीडी रोम है, सीडी आर है, सीडी आर डब्ल्यू है, तो ये सब इसके प्रकार है। और इसमें भी हमने देखे डीवीडी में बहुत सारे प्रकार। सीडी सस्ती होती है और डीवीडी महंगी होती है, परंतु आज की डेट में सीडी और डीवीडी का उपयोग काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि आज की डेट में एसएसडी आ गई है, पेन ड्राइव हाई क्वालिटी की, तो उनमें आज जो डाटा ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइसेस जो जानकारी एंटर करती है, मतलब कंप्यूटर की बात की जा रही है, तो जानकारी एंटर करने के लिए हम डिवाइसेस का उपयोग कर लेते हैं, जैसे माउस है या कीबोर्ड है या जो भी है, और आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन या संचार या संवाद करने की सुविधा प्रदान करती है। तो ऐसी डिवाइसेस को क्या बोल देते हैं? ऐसी डिवाइसेस को बोल देते हैं इनपुट डिवाइस। और जो प्रोसेस करती है उसे प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे सीपीयू है, ठीक है। और जो हमें आउटपुट देती है वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है, जैसे मॉनिटर है, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ें देखे, कंप्यूटर में अगर देना है कुछ इनपुट तो इनपुट डिवाइस, प्रोसेस करने के लिए सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस, और आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? यहाँ पे इनपुट डिवाइस, यानी कि आपका 4th नंबर का आंसर होगा। बाकी चीज़ें तो ठीक है भाई, सॉफ्टवेयर का होता है, प्रोग्राम का जो है कंप्लीट बंडल होता है, प्रोग्राम्स का बंडल, जैसे एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है। आउटपुट हमने देखें जो परिणाम प्रदान करती है। मिडिल वेयर का मतलब हो जाता है मिडिल सॉफ्टवेयर एक प्रकार से। तो 4th नंबर यहाँ पे इसका आंसर है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस हमने देखें, बाकी चीज़ें देखें तो आपको जो है प्रोग्राम होता है जो डिवाइस नहीं होती है सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइस रिजल्ट दिखाता मॉनिटर प्रिंटर। मिडिल वेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर लेयर होती है एक प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट बोर्ड जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी पार्ट्स या कंपोनेंट्स या घटक आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके माध्यम से सभी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं? तो इसे बोल दिया जाता है मदरबोर्ड। क्या बोल दिया जाता है? मदरबोर्ड। तो सीपीयू तो प्रोसेस करता है, ये आंसर नहीं होगा। मदरबोर्ड राइट आंसर है। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी ग्राफिक्स पर प्रोसेसिंग करता है, जैसे जीपीयू है, या फिर हम बोल सकते हैं एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड या जो भी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, करंट में जब वर्किंग चलती होती है कंप्यूटर में तो उसे स्टोर करने का काम इस रैंडम एक्सेस मेमोरी का होता है। तो ये हमने देखें, राइट आंसर मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड एक तरीके से आप देखें एक्सपेंशन कॉर्ड होता है, जो सीपीयू मतलब सीपीयू है, मेमोरी है, या जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में उन सबको आपस में जोड़ने का काम कर लेता है। इसमें नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दो चीज़ें हो जाती है, ठीक है। हीट सिंक वगैरह होती है। देखिए हीट सिंक मतलब जो हो जाता है आपके मदरबोर्ड में जो भी हीट होगी उसको एक प्रकार से एग्जॉस्ट करने का काम करेगा। एक्सपेंशन कॉर्ड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपके पीसीआई स्लॉट हो जाते हैं जिसमें ग्राफिक्स कार्ड है या फिर साउंड कार्ड है, नेटवर्क कार्ड, इनको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक बैटरी होती है जो डेट एंड टाइम मेंटेन करती है, सीमोस बैटरी बोला जाता है। चलिए सीमोस का फुल फॉर्म बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप सीरियसली अगर तैयारी कर रहे हैं तो गूगल में सर्च कीजिए सीमोस और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप जो है सजग हो तैयारी के प्रति। उसके बाद कुछ कनेक्टर्स होते हैं, जैसे साउंड से रिलेटेड कनेक्टर हो जाते हैं, ईथरनेट का कनेक्टर, यूएसबी कनेक्टर हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो आपका बीजीए है या फिर पैरेलल पोर्ट हो जाता है, PS2 पोर्ट हो जाता है जो माउस के लिए उपयोग किए जाते हैं, कीबोर्ड के लिए। इसके अलावा सीपीयू का कॉर्ड मिल जाता है, यहाँ पे सीपीयू का स्लॉट जहाँ पे सीपीयू अटैच किया जाता है। साथ ही आप देखोगे छोटी छोटी मेमोरीज वगैरह भी दिख जाती है यहाँ पे, छोटे छोटे जो पार्ट्स हो जाते हैं मेमोरी के वो रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये जाता है हीट सिंक आपने देख लिए, सीपीयू सॉकेट देख लिए, एटीपी कनेक्टर जो पावर कनेक्टर हो जाता है, साटा पोर्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं रैम के लिए, मतलब डी रैम के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। चलिए रैम के स्लॉट आप देखोगे तो रैम आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे देखें तो मदरबोर्ड मुख्य रूप से अगर देखें तो मुख्य सर्किट बोर्ड हो जाता है जो आपके कंप्यूटर में होता है, जिसके अंतर्गत सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, जीपीयू सभी आपस में जुड़कर क्या करते हैं, डेटा का कम्युनिकेशन करते हैं। सभी कंपोनेंट आपस में संचार करते हैं इसी के माध्यम से। जैसे अगर बात करें अन्य विकल्प की तो सीपीयू यहाँ पे प्रोसेसिंग कर लेता है, सर्किट बोर्ड नहीं होता ये। जीपीयू ग्राफिक्स पर प्रोसेसिंग करता है, ये भी सर्किट बोर्ड नहीं है। और रैम आपका जो है क्या कहलाता है, ये टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। अच्छा जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को हम पीसीबी भी बोल सकते हैं। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड मतलब मुख्य सर्किट बोर्ड हो जाता है, मेन सर्किट बोर्ड जिसे हम बोल देते हैं, जिसके माध्यम से सभी घटक आपस में जुड़े होते हैं कंप्यूटर के। इसके मुख्य फंक्शंस जो हो जाते हैं सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क है, जीपीयू है, इन सभी को आपस में जोड़ना और सभी कंपोनेंट्स के बीच में डेटा कम्युनिकेशन करना इसका मुख्य काम होता है। पावर सप्लाई
को जो है सभी पार्ट्स तक पहुंचाना इसी का दायित्व होता है। हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करना मदरबोर्ड का काम होता है। मदरबोर्ड के कुछ मुख्य भाग हो जाते हैं, जैसे सीपीयू का सॉकेट हो जाता है, प्रोसेसर लगाने की जगह बोल देते हैं इसे, रैम स्लॉट हो जाता है, मेमोरी लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, चिपसेट डेटा फ्लो को कंट्रोल कर लेता है, एक्सपेंशन स्लॉट जीपीयू साउंड कार्ड आदि के लिए हो जाता है, वायोस या यूईएफआई सिस्टम स्टार्टअप नियंत्रित कर लेता है, और कुछ पोर्ट्स हो जाते हैं जैसे एचडीएमआई है, यूएसबी है, लैन है, इनमें एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए। इसके साथ मदरबोर्ड के कुछ प्रकार है, जैसे एटी मदरबोर्ड हो जाता है, एटीएक्स मदरबोर्ड हो जाता है, माइक्रो एटीएक्स, माइक्रो आईटीएक्स। तो ज़रूरत के हिसाब से सभी मदरबोर्ड को अलग अलग प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। कुछ मेन फैक्ट देख लेते हैं। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड भी कहा जाता है। सभी हार्डवेयर कंपोनेंट इसी पर जुड़े होते हैं और बिना मदरबोर्ड के कंप्यूटर पर काम नहीं हो सकता। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, जिसके द्वारा सभी जो कंपोनेंट्स है वो आपस में संचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल के लिए आधुनिक जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, जिसके माध्यम से हम आइकॉन पर क्लिक करके काम करा सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल डिवाइस के लिए बनाया गया है। तो मोबाइल डिवाइस तो दो प्रकार की होती है, आप देखोगे तो आईफोन वगैरह आते हैं और एक आ जाते हैं आपके एंड्रॉयड। तो यहाँ पे जो आईफोन है, आईफोन में उपयोग किए जाते हैं आईओएस, ठीक है। और अगर बात करें हम एंड्रॉयड मोबाइल की, तो एंड्रॉयड मोबाइल में उपयोग किए जाते हैं एंड्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर। बाकी मैक ओएस आपका उपयोग किया जाता है मैकबुक में। मैकबुक बोले तो जो एप्पल के लैपटॉप होते हैं वो मैकबुक में इसका उपयोग किया जाता है। और Ubuntu लाइनेक्स की बात करें, जो आपका लाइनेक्स है वो तो हर एक में उपयोग किया जा सकता है, और जितने भी लैपटॉप है उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अभी बताइए मुझे विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है और कब लॉन्च हुआ है वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और मैक ओएस का लेटेस्ट वर्जन जो मैक में चल रहा है उसका नाम भी आपको बताना है गूगल पर सर्च करके। यहाँ देखिए एंड्रॉयड राइट आंसर था इसका। बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा और। तो एंड्रॉयड जो है मोबाइल और टैबलेट के लिए उपयोग किया जाता है। यह है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है, टच स्क्रीन को सपोर्ट कर लेता है, और आज सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस एप्पल के डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए, Ubuntu यूनिटी डेस्कटॉप लाइनेक्स के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पीसी या लैपटॉप के लिए। एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड मतलब हो जाता है एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जब लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स के कर्नल पर आधारित है, और किसके द्वारा विकसित किया गया है? गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ओपन सोर्स है, मतलब इसकी कोडिंग जो है डाउनलोड की जा सकती है और उसको आपको जो है चेंज किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग की सुविधा इसमें है। ऐप बेस्ड सिस्टम है, मतलब प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन सी डिवाइसेस में एंड्रॉयड चल सकता है? वही स्मार्टफोन में चल सकता है, टैबलेट में, स्मार्ट टीवी में, स्मार्ट वॉच में, इन सभी में आपका जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड के कुछ प्रमुख वर्जन्स की बात करें तो वर्जन तो भले ही कि 1.0 से शुरू हुए थे, परंतु इंपॉर्टेंट अगर देखें तो एंड्रॉयड किटकैट है, एंड्रॉयड लॉलीपॉप है, मॉर्समेलो, ओरियो, पाई है। फिर 10 से शुरू हो गया तो अभी जो है 15 है, मतलब 16 भी लॉन्च हो चुका है कुछ डिवाइसेस के लिए, ठीक है। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपको सभी डिवाइसेस के लिए लगभग लगभग ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही बायोमेट्रिक सेंसर श्रेणी नहीं है? तो बायोमेट्रिक सेंसर श्रेणी के अंतर्गत देखें तो देखिए बिहेवियर देख लेता है। बायोमेट्रिक मतलब आपका फेस डिटेक्ट कर लेना, फिंगरप्रिंट डिटेक्ट कर लेना, आइरिस है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बिहेवियर यानी व्यवहारिक रूप से बिल्कुल है, मॉर्फोलॉजिकल बिल्कुल ये भी सही है, और बायोलॉजिकल भी है, परंतु मैकाट्रा निकल यहाँ पे इसका आंसर नहीं है। तो ये बायोमेट्रिक जो आप फिंगरप्रिंट वगैरह लगाते हैं वो चीज़ें बायोमेट्रिक कहलाती है। तो व्यवहारिक रूप से भी कर लेता है, रूपात्मक बोले तो मॉर्फोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, ये तीनों चीज़ तो है, पर मैकाट्रा निकल ये आंसर नहीं है। तो यहाँ पे जो गलत है वही पूछा गया था, कौन सी श्रेणी नहीं है, तो राइट आंसर हमारा सी ही होगा। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिल जाएगा बिहेवियर मतलब व्यवहारिक आदत बोले तो टाइपिंग पैटर्न है, गेट रिकॉग्निशन है, चलने की जो पैटर्न है। मॉर्फोलॉजिकल में आपका आकार, शरीर का संरचना पर आधारित जैसे फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट्स है, आइरिस है, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है। मैकाट्रॉनिकल मतलब बायोमेट्रिक श्रेणी तो नहीं है, यह कोई मानक बायोमेट्रिक कैटेगरी भी नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर होगा क्योंकि ये गलत है। और बायोलॉजिकल में आपका यूज़र की जैविक विशेषताओं पर आधारित है, जैसे डीएनए है, रेटिना पैटर्न है, इन पर। तो ये आपका देखने को मिल जाएगा आंसर यहाँ पे कौन सा, मैकाट्रॉनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो देखिए जब वेब ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र मतलब हो जाता है इंटरनेट
में वेबसाइट को देखने का एक सॉफ्टवेयर। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ज़रूरत के हिसाब से यूज़ किया जाता है, जैसे गूगल क्रोम यहाँ पे है, मोज़िला फायरफॉक्स भी है, सफारी एप्पल डिवाइसेस में चलता है। तो तीनों तो वेब ब्राउज़र है, पर बचा क्या, बाइडू। तो बाइडू एक प्रकार से सर्च इंजन है। जैसे आप गूगल सर्च देखते हैं, याहू सर्च देखते हैं, विकिपीडिया है, बिंग है, ये सब क्या है, सर्च इंजन। ऐसे ही आपका बाइडू भी क्या है, सर्च इंजन है। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। ब्राउज़र, ब्राउज़र होता क्या है? तो ब्राउज़र का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो वेब पेज या जो वेबसाइट होती है उसके अंतर्गत वीडियो है, इमेजेस है, अन्य सामग्री को डाउनलोड करने में यूज़र की मदद करता है या यूज़र को दिखाता है। और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है, यानी कि आइकॉन बेस्ड यहाँ पे काम हो जाता है। इंटरनेट पर वेब पेज को खोलने और देखने की सुविधा देता है, जैसे गूगल क्रोम है, एप्पल का सफारी है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो अभी बंद हो चुका है, इसके बदले माइक्रोसॉफ्ट एज आया, ब्रेव ब्राउज़र है, टॉर ब्राउज़र, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र है। इसके साथ ही हम बात करें कुछ प्रमुख ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम की, तो गूगल क्रोम आपका विंडोज़ में, मैक में, लाइनेक्स में, एंड्रॉयड में, आईओएस में, इनमें सब में चलता है। और अगर देखें इसकी फैसिलिटी की तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और फास्ट है। मोज़िला की बात करें तो विंडोज़ है, मैक है, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, इन सभी में चलता है, आईओएस में नहीं चलेगा। तो ये ओपन सोर्स और सिक्योर है। सफारी की बात करें तो मैक डिवाइसेस में चलता है, आईओएस में चलता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज़ और मैक दोनों में चल जाता है, क्रोमियम बेस्ड है। और ओपेरा जो है आपका विंडोज़, मैक और लाइनेक्स, एंड्रॉयड, इन सभी में चलता है। ये बिल्ट इन वीपीएन इसमें होता है, एड ब्लॉकर होता है। इसके साथ ही अगर बात करें वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन की, तो वेब ब्राउज़र इंटरनेट की सामग्री को दिखाने का काम कर लेता है और सर्च इंजन वेबसाइट को खोजने में या सर्च करने में मदद करता है। एग्जाम्पल गूगल क्रोम, सफारी वेब ब्राउज़र, गूगल, बिंग और वाइडू आपके सर्च इंजन। इंस्टॉलेशन की बात करें तो रिक्वायर्ड ऑन डिवाइस, और यहाँ पे जो है ब्राउज़र के माध्यम से इसको एक्सेस किया जा सकता है, इंस्टॉल करने की मदद मतलब ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। बाइडू, बाइडू एक सर्च इंजन है, ब्राउज़र नहीं है। उपयोगकर्ता को वेबसाइट खोजने में मदद कर लेता है, गूगल सर्च की तरह। गूगल क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है। इसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है और सफारी भी आपका ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेबसाइट पर वापस लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, देखिए डायग्राम है। तो आंसर तो आपका फर्स्ट नंबर का होगा, पर हम सिंपल देखते हैं। मान लीजिए कोई यूज़र है, यूज़र ने अपने पीसी से गूगल क्रोम खोला, गूगल क्रोम में कोई चीज़ें सर्च किया, कोई वेबसाइट को विजिट किया। मान लीजिए यहाँ पे वेबसाइट सर्च किया www.sarkarstudywaves.com। तो यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके उनने सर्वर से उस वेबसाइट को अपने पीसी में लाकर यहाँ पे दिखा दिया। अब पहली बार खोलने में तो उनने टाइम लगाया, दूसरी बार जब खोलेंगे तो दूसरी बार खोलने पे क्या होगा, वो एक प्रकार से जल्दी खुलेगी। तो उसकी कुछ फाइल्स पहले से हमारे ब्राउज़र में स्टोर कर दी जाती है, तो वो एक प्रकार से क्या कहलाती, कुकीज़ कहलाती है। और प्लगइन्स का मतलब क्या हो जाता है, प्लगइन्स का मतलब हो जाता है सिंपल अगर देखें तो जो ब्राउज़र काम कर सकता है उसके अलावा भी कुछ और काम कराना है तो उसके लिए प्लगइन्स की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ब्राउज़र की कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का काम कर लेते हैं प्लगइन्स। स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट छोटे छोटे कोड लिखने के लिए काम कर लेती है। और एएसपी मतलब एक्टिव सर्वर पेज। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुकीज़ मतलब छोटी फाइल जो वेबसाइट उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में स्टोर की जा सकती है। और यूज़र की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, प्रेफरेंस सबको याद रखती है। लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, लैंग्वेज प्रेफरेंस है, शॉपिंग कार्ट है, ये सारी चीज़ें। प्लगइन्स की बात करें तो ब्राउज़र की कुछ अतिरिक्त फैसिलिटी जोड़ने में मदद करती है। स्क्रिप्ट डायनेमिक कंटेंट बनाने के लिए, जैसे जावा स्क्रिप्ट है, वीवी स्क्रिप्ट है। एएसपी एक्टिव सर्वर पेज बोले तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूज़नेट जो न्यूज़ ग्रुप है उसके संदर्भ में प्रारंभिक संदेश पोस्टिंग के लिए अनुक्रियाओं का क्रम है। अब देखिए मान लीजिए हमने एक मैसेज लिखे, ये देखिए मतलब पहले क्रिएट के बटन पर क्लिक करें, मैसेज लिखे, फिर दूसरा उसमें अटैचमेंट करे, ग्रीटिंग वगैरह लिखे, सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप लिखे और कंप्लीट ले जाकर हमने क्या कर दिए, पोस्ट कर दिए। ठीक है, पोस्ट मतलब एक प्रोसेस हो गई। परंतु एक सिंगल जो प्रोसेस है, ये देखिए जो प्रोसेस है उसके अंदर जो एक एक क्रियाएं हो रही है, वो क्रियाओं को क्या बोलेंगे, उन क्रियाओं को हम बोलेंगे थ्रेड, जो कि हमने पहले भी देखे थे। ठीक है, तो पोस्ट मतलब कंप्लीट रूप से पोस्ट क्रिएट करे, और कमेंट मतलब किसी चीज़ पर टिप्पणी करना, और लिस्ट मतलब लिस्ट बाय इस प्रकार से दर्शाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेजर प्रिंटर की प्रिंट स्पीड का अर्थ क्या होता है। तो देखिए लेजर प्रिंटर होता क्या है, दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट मतलब जो होता है सीधा स्ट्रोक करता है कागज़ पर, और जो है
प्रिंटिंग का काम कर लेता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब हो जाता है जो स्ट्रोक नहीं करता, जो इनडायरेक्टली प्रिंट करता है या तो लेज़र के माध्यम से या तो इंक के माध्यम से। तो आपका लेज़र प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आ जाता है, और इसमें लेज़र के माध्यम से क्या होती है, प्रिंटिंग होती है। और प्रिंट स्पीड का मतलब क्या हो जाता है, प्रिंटर के द्वारा जो आपकी निकालने वाली यानी कि पर मिनट जो स्पीड होती है प्रिंट निकालने की, उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं। तो क्या होता है, प्रिंटर द्वारा प्रति मिनट प्रिंट किए गए पृष्ठों की संख्या, ये बिल्कुल सही ऐसा मतलब हम मान सकते हैं इसको। प्रिंटर द्वारा प्रति मिनट प्रिंट किए गए शब्दों की संख्या, तो यहाँ पे ये शब्द तो नहीं होगा। प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए गए वाक्यों की संख्या, ये भी नहीं होगा। प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए गए पैराग्राफ की संख्या, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है, पहला वाला यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लेज़र प्रिंटर की। लेज़र प्रिंटर होता क्या है, लेज़र प्रिंटर का मतलब हो जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो लेज़र बीम और टोनर पाउडर की सहायता से कागज़ पर तेज़ी से और हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग यहाँ पे करता है। लेज़र प्रिंटर कैसे काम करता है, सिंपल अगर देखें तो कंप्यूटर से प्रिंट कमांड जाती है, लेज़र बीम ड्रम पर इमेज बनाती है, टोनर पाउडर ड्रम से चिपकता है और टोनर कागज़ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। साथ ही हीट और प्रेशर से टोनर स्थायी रूप से यहाँ पे चिपक जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस लेज़र प्रिंटर में ये पेपर ट्रे है। पेपर ट्रे मतलब पेपर यहाँ से जाता है, ये रोलर के माध्यम से इधर आता है। उसके बाद देखिए ये लेज़र आपको दिख रहे हैं, लेज़र से क्या हो जाता है, यहाँ पे जो आपका टोनर है वो पिघलता है और यहाँ से कागज़ पर चिपक जाता है। ठीक है, ये देखिए लेज़र बीम के माध्यम से जो आपका टोनर है वो यहाँ पिघलेगा पाउडर और चिपक जाएगा। चिपकने के बाद यहाँ पे आगे जाके क्या हो जाता है, ये रोलर के माध्यम से फिर घूमते हुए और हमको एग्जिट यानी कि पेपर ट्रे यहाँ फिर से मिल जाता है आउटपुट वाला। तो इस प्रकार से आपका लेज़र प्रिंटर काम करता है। लेज़र प्रिंटर की कुछ मुख्य फीचर्स अगर देखें तो हाई स्पीड में प्रिंटिंग करने की इसके पास क्वालिटी है, हाई क्वालिटी में टेक्स्ट आउटपुट देता है, टोनर का आउटपुट यहाँ पर सही देखने को मिल जाता है, मतलब यहाँ इंक का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, सूखा टोनर का उपयोग किया जाता है। लार्ज वॉल्यूम में प्रिंटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में ये आ जाता है। साथ ही इसके कुछ प्रकार है, जैसे अगर बात करें मोनोक्रोम, मतलब केवल ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे प्रिंट करेगा, और ये कलर लेज़र प्रिंटर आ जाता है जो थोड़े काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो रंगीन में ये काम करता है। इसके साथ ही लेज़र प्रिंटर के कुछ फ़ायदे अगर देखें तो तेज़ी से प्रिंटिंग, प्रति पेज जो लागत है वो काफ़ी कम हो जाती है, यहाँ पे काफ़ी कम नॉइस करता है, ज़्यादा तेज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, प्रोफेशनल आउटपुट देखने को मिल जाता है। जो आज की डेट में आप नॉर्मली फ़ोटोकॉपी पेपर देखते हो, फ़ोटोकॉपी में जो प्रिंट आता है वो सारी चीज़ें लेज़र प्रिंटर के माध्यम से की जाती है। लेज़र प्रिंटर की कुछ लिमिटेशंस, मतलब प्रारंभिक लागत बहुत अधिक, यानी कि अगर बात करें इंकजेट की, तो इंकजेट तो 4-5 हज़ार 3 हज़ार में भी आ जाते हैं, पर लेज़र प्रिंटर की जो कॉस्ट है वो लगभग 15 हज़ार के आसपास देखने को मिल जाती है। 10 से 15 हज़ार यहाँ शुरुआती कीमत यहाँ देखने को मिल जाती है। कलर लेज़र प्रिंटर काफ़ी जो है महंगा हो जाता है, लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास, और साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेज़र प्रिंटर से जुड़े कुछ फैक्ट अगर देखें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और टोनर पाउडर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, हाई स्पीड और हाई रेजोल्यूशन ये देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माइक्रोफोन को वेलासिटी माइक्रोफोन कहा जाता है। तो माइक्रोफोन के अलग अलग वैरायटी होती है। सबसे पहली बात करें तो आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर महोदय को अगर इनपुट चाहिए तो हमको ज़रूरत होती है इनपुट डिवाइस की, और इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, जॉयस्टिक आ जाता है, साथ ही माइक्रोफोन भी यहाँ पे आ जाता है। अब माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसे मापी जाती है, माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है एक प्रकार से हम देखें तो अलग अलग उपयोग के हिसाब से, जैसे मान लीजिए सिंगिंग करना है, रिकॉर्डिंग करना, जैसे मैं भी यूज़ करता हूँ, तो अलग अलग यूज़ केस के हिसाब से माइक्रोफोन को यहाँ पे बांटा गया है। तो उसी में बोल दिया जा रहा है कि वेलोसिटी माइक्रोफोन को किस नाम से जाना जाता है। तो वेलोसिटी माइक्रोफोन को जाना जाता है रिवन माइक्रोफोन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है रिवन। और इसके बाद अगर बात करें हम तो रिवन माइक्रोफोन जो है ध्वनि तरंगों की जो वेलोसिटी है यानी कि गति के आधार पर काम करता है, और इसमें एक पतली धातु यानी कि रिबन होती है जो कि मैग्नेटिक जो एरिया होता है उसमें लगी होती है, और जो साउंड होता है साउंड की गति से रिबन यहाँ पे हिलता है, विद्युत संकेत बनते हैं, और इसी कारण वेलोसिटी माइक्रोफोन इसे कहा जाता है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखें तो हमको देखने को मिल जाती है, जैसे मूविंग कॉइल माइक्रोफोन की बात करें तो ये प्रेशर पर आधारित हो जाता है, जो सेकंड ऑप्शन था। कैपेसिटर की बात करें, कंडेंसर माइक्रोफोन बोल देते हैं इसे, जैसे मैं यूज़ करता हूँ कंडेंसर माइक्रोफोन। इसके बाद है क्रिस्टल माइक्रोफोन, बोले तो यहाँ पे वाइजेलोट्रिक यहाँ पे जो माइक्रोफोन है इस इफेक्ट के साथ ये काम कर लेता है।
बात कर लेते हैं माइक्रोफोन की। तो माइक्रोफोन मतलब सिंपल अगर देखें तो माइक्रोफोन जो है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो कि ध्वनि ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से यहाँ बदलता है ताकि कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर पाए, यानी कि कंप्यूटर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग डिवाइस है उसे प्रोसेस कर सके। माइक्रोफोन के कुछ प्रकार हो जाते हैं जैसे मूविंग कॉइल माइक्रोफोन जिसे डायनेमिक माइक्रोफोन भी कहा जाता है, जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आपने देखा भी होगा इस प्रकार से माइक्रोफोन काफ़ी मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, बाहरी पावर की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आमतौर पर स्टेज या स्पीच के समय इन माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट होते हैं रिबन माइक्रोफोन ये आप देख रहे हैं, ये वेलोसिटी माइक्रोफोन भी कहा जाता है इन्हें। बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी होती है और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट माइक्रोफोन की बात करें तो कंडेंसर या कैपेसिटर माइक्रोफोन। कंडेंसर ये इस प्रकार से आप देखो, कंडेंसर माइक्रोफोन तो हाई सेंसिटिविटी, काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। एक्सटर्नल पावर यहाँ पे इनको चाहिए, साथ ही स्टूडियो रिकॉर्डिंग में इसकी आवश्यकता पड़ती है। फिर हो जाते हैं क्रिस्टल माइक्रोफोन कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो देखिए पाइजोलेक्ट्रिक जो आपका इफेक्ट हो उस पर आधारित हो जाता है, सस्ता होता है, हल्का होता है और आजकल इसका उपयोग कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं 4 प्रकार के माइक्रोफोन। इसके साथ ही इसकी कुछ विशेषताएं होती है माइक्रोफोन की। तो साउंड को यानी कि ध्वनि सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, ये आपको समझ में आ गया। इनपुट डिवाइस की तरह ये काम करता है। वॉइस रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग एनवायरनमेंट के अनुसार ये उपलब्ध है और डिजिटल और एनालॉग दोनों रूपों में ये उपलब्ध है। साथ ही बात करें माइक्रोफोन के आविष्कार की तो इसको बनाया था एमाइल वर्नी नल ने। ठीक है, यहाँ पे आप देखें 1876 में इसका आविष्कार किया था, ये पर्सन आप देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण अगर और कुछ देखें तो जो प्रारंभिक माइक्रोफोन था वो कार्बन माइक्रोफोन के नाम से जाना जाता था, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज में। और इसका उपयोग जो है टेलीफोन में किया जाता था। बाद में इसको अपग्रेड किया और सुधार किया थॉमस एडिसन ने। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्रिंटिंग में प्रिंटेड इमेज क्वालिटी की मानक माप निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो देखिए हम इमेज की क्वालिटी कैसे माप सकते हैं? एक पिक्सल से। मान लीजिए एक डॉट है और अगर एक एरिया में यानी कि इंच है, ये इंच है और इंच में हम देखें तो स्क्वायर होता है एक प्रकार से, हाइट और विड्थ दोनों एक स्क्वायर में। तो 1 इंच के स्क्वायर एरिया में कितने डॉट होंगे? डॉट मान लो 500 है और दूसरे में डॉट 1000 है, तीसरे में डॉट 5000 है। तो मुझे बताइए ज़्यादा भीड़ कहाँ पे? यहाँ पे। और जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे क्वालिटी अच्छी है। तो इसका मतलब 1 इंच में डॉट की संख्या को बोला जाता है प्रिंटिंग की क्वालिटी। तो 1 इंच में डॉट की संख्या को बोला जाता है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच इसे बोला जाता है। ठीक है, डॉट पर इंच बोले तो डीपीआई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? डीपीआई। डीपीआई जो है प्रिंटिंग इमेज की क्वालिटी की माप को यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डीपीआई की। डीपीआई मतलब क्या हो जाता है? डॉट पर इंच, यानी कि प्रिंटिंग में उपयोग होने वाला एक स्टैंडर्ड है जो मेजरमेंट करता है और बताता है कि 1 इंच में कितने डॉट प्रिंट किए जा रहे हैं। डीपीआई जितना अधिक डीपीआई होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, जितनी जो डीपीआई है वो कम होगी, प्रिंट क्वालिटी उतनी ही कम होगी। जैसे आप यहाँ पे देखिए डीपीआई मान लीजिए 100 है तो आपको पिक्सल जो है पिक्सलेट होते हुए नजर आएंगे, यानी कि अलग अलग पिक्सल दिखेंगे। और डीपीआई ज़्यादा है तो देखिए पिक्सल थोड़ा कम दिख रहा है, और ज़्यादा डीपीआई कर दो तो पिक्सल और कम दिखेंगे। तो इसका मतलब जितनी जो है कम पिक्सल दिखेगी यहाँ पे, पिक्सलेट नहीं होंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे होगी, यानी कि इसका रेजोल्यूशन भी अच्छा होने वाला है। तो कहाँ उपयोग किया जाता है प्रिंटिंग की या प्रिंटर की गुणवत्ता मापने के लिए? इमेज और फोटो प्रिंटिंग के लिए, स्कैनिंग और पब्लिशिंग में इसका उपयोग किया जाता है। डीपीआई से संबंधित अगर देखें तो डीपीआई केवल प्रिंटिंग से संबंधित है। और स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए सामान्यतः पीपीआई शब्द का उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे पिक्सल्स पर इंच एक प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। और यहाँ देखिए आपको लेज़र और इंकजेट प्रिंटर में डीपीआई काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 72 डीपीआई है तो लो क्वालिटी हो जाती है, और अगर 600 डीपीआई है तो वेरी हाई क्वालिटी हो जाती है। डॉट पर इंच यानी कि प्रिंटिंग में इमेज की गुणवत्ता मापने के लिए इसका जो है एक प्रकार से पैमाना है जो हमने देखे अभी। और प्रति इंच कितने डॉट प्रिंट हो रहा है ये दर्शाता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। और बाकी चीज़ें अगर देखें तो ये आपकी प्रिंटिंग से संबंधित कोई भी विकल्प नहीं है, तो ये फैक्ट भी नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे देखे हैं। ध्वनि ऊर्जा को यानी कि साउंड को अब भी देखे थे, साउंड को विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल तरंगों में कौन बदलता है? सिंपल सी बात, माइक्रोफोन बदलता है, ये आपको पता चल गया। यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखिए हेडफोन, माइक्रोफोन तो हमने समझ लिए। हेडफोन जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, यानी कि कंप्यूटर के सिग्नल को हमारे सुनने योग्य सिग्नल में बदलता है। उल्टा काम करता है, माइक्रोफोन करता है ध्वनि को इलेक्ट्रिकल में और हेडफोन आपका उल्टा करता है। हेडसेट की बात करें तो माइक्रोफोन और हेडफोन दोनों का कॉम्बिनेशन
क्या कहलाता है, हेडसेट कहलाता है। जैसे आज की डेट में बड्स आ जाते हैं या फिर जो आपके जो कॉलर वाले जो हो जाते हैं, एक प्रकार से अलग अलग प्रकार के हेडसेट आ जाते हैं बहुत सारे। स्पीकर ये भी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ऑडियो और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें इसे खालिस्तान करना होता है। तो देखिए कंप्यूटर में ऑडियो और वीडियो, अब देखिए ये कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर का मतलब जीरो और वन, और हम जो है इसको कहाँ से देंगे इनपुट, यूज़र के माध्यम से, और प्राप्त भी करेंगे हम जो है यूज़र, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो है ह्यूमन रीडेबल है और कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो मशीन लैंग्वेज में हमारे द्वारा रिकॉर्ड की गई चीज़ें अगर मशीन लैंग्वेज में जाएगी ऑडियो और वीडियो, तो सबसे पहले उसको जीरो वन में बदलना पड़ेगा, और जीरो वन में बदलने की टेक्निक को बोल देते हैं डिजिटलाइजेशन, यानी कि डिजिटाइज करना। यानी यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, डिजिटाइज किया जाता है। कभी भी कंप्यूटर में ऑडियो और वीडियो को अगर ले जाना है तो सबसे पहले उसको डिजिटाइज किया जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकंड नंबर का है। बात कर लेते हैं डिजिटाइज क्या होता है। तो डिजिटाइज का मतलब क्या जाता है, किसी भी एनालॉग सिग्नल्स को, एनालॉग डाटा जो भी यूज़र के अंतर्गत पाया जाता है, तो उसे डिजिटल फॉर्म में बदलना क्या कहलाता है, डिजिटाइज करना कहलाता है, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके और उसे प्रोसेस कर सके। जैसे एनालॉग सिग्नल जो होते हैं इस प्रकार से तरंगे में होते हैं, उसकी सैम्पलिंग करना, क्वांटाइजिंग करना, एनकोडिंग करना, ये सारी चीज़ें करने के पश्चात क्या हो जाता है, जीरो वन में यानी डिजिटल डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। ये ज़रूरी क्यों है, अब कंप्यूटर जो है जीरो वन समझता है, तो अगर डिजिटाइज नहीं करेंगे तो कंप्यूटर समझेगा नहीं तो प्रोसेस नहीं करेगा। और ऑडियो वीडियो इमेज सभी चीज़ें जो है नेचुरल रूप से एनालॉग होते हैं, और इसलिए कंप्यूटर जो है कंप्यूटर में जाने से पहले सबसे पहले उसे क्या करना होता है, डिजिटाइज करना होता है। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे माइक्रोफोन तो आवाज़ को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, स्कैनर फोटो को डिजिटल इमेज में बदलता है, वेब कैमरा वीडियो को डिजिटल डेटा में बदलता है। तो ये भी कुछ उदाहरण है इसके। डिजिटाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, एनालॉग सिग्नल लेता है, छोटे छोटे सैंपल में बांटता है, हर सैंपल को डिजिटल वैल्यू बोले तो जीरो वन में बदलता है। जैसे अगर बात करें तो डिजिटाइज का मतलब एनालॉग को डिजिटल में बदलना, ऑडियो वीडियो इनपुट लेने के लिए डिजिटाइजेशन ज़रूरी है, और कंप्यूटर बिना डिजिटाइजेशन के इसे नहीं समझेगा। ये भी चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो डिजिटाइज हमने समझ लिए। बाकी चीज़ें मैक्सिमाइज़ की बात करें तो विंडोज़ को मैक्सिमाइज़ करना, इसका मतलब है शॉर्टन मतलब छोटा करना, हाईलाइट मतलब टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है दशमलव संख्या जो होती है आपकी, यानी कि दशमलव बोले तो डेसिमल, मतलब जो आपका नंबर सिस्टम है उससे क्वेश्चन आए। डेसिमल को अगर हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल का मतलब जिसकी पावर जिसका बेस जो होता है, तो ऐसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखे 17, और 17 की जो बेस है वो कितनी है, 16, तो इसका मतलब क्या है, ये हेक्साडेसिमल। और कोई अंक हमने लिखे मान लीजिए 12, और 12 की जो बेस है वो 10 है, तो इसका मतलब क्या होगा, डेसिमल। तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलिए। तो बदलेंगे कैसे, तो भाई सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या है मान लीजिए यहाँ पे 24, और 24 में हम जो है 16 का भाग देंगे। तो देखिए 16 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार, ठीक है। यहाँ पे 16 आ गया और यहाँ पे एक बार चला गया। फिर उसके बाद जो है मतलब ये 8 बचा, ठीक है। तो 8 यहाँ बचा और ये क्या आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो है 18 आएगा, ठीक है। शेषफल मतलब भागफल 1, और ये इस प्रकार से क्रम यहाँ पे आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 18, यानी कि सिंपल अगर देखें तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलेंगे 24 को, तो राइट आंसर आपका 18 आने वाला है। तो ये आप देख भी सकते हैं, 24 में 16 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1 और शेष 8 आएगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप भी लिखी हुई है जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। और बाकी अन्य चीज़ अगर देखें तो 30 दिया था, तो डेसिमल 48 का हेक्स है ये, और डबल वन ट्रिपल जीरो दिया है, तो ये बाइनरी, यह बाइनरी है, और 24 का बाइनरी है। और 47 की बात करें तो 71 का हेक्साडेसिमल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, लैम्पेल जिव बेल्च यानी कि LZW क्या है। तो LZW की अगर बात करें तो लॉसलेस डेटा कंप्रेशन है। कंप्रेशन मतलब किसी भी डेटा को छोटा करना। जैसे मान लीजिए 10 MB की चीज़ को 2 MB की जा रही है, तो वो क्या है, डेटा कंप्रेशन है। और डेटा कंप्रेशन के अंतर्गत लॉसलेस डेटा बोले तो LZW है। तो राइट आंसर हमारा पहला ही होने वाला है, ठीक है। लूजी नहीं है, लॉसलेस यहाँ पे डेटा एक्सटेंशन भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो राइट आंसर पहला है। यहाँ पे बात करते हैं हम लैम्पल जिव वेल्च यानी कि LZW क्या है। तो LZW एक प्रकार का लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम है, और इसमें डेटा को कंप्रेस करने पर कोई भी जानकारी या डेटा को नष्ट नहीं किया जाता।
डीकम्प्रेशन के बाद जो ओरिजिनल जानकारी है पूरी तरीके से वापस मिल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो 20 MB की चीज़ अगर 15 MB की जा रही है तो वो क्या है, LZW, वापस से उसको फिर 20 MB किया जा सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ों को कम करना LZW कहलाता है, लैम्पल जिप बेल्च, ठीक है। और यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स है, लॉसलेस कंप्रेशन है ये, यानी कि डेटा की गुणवत्ता बनी रहती है। डिक्शनरी बेस्ड एल्गोरिदम है, पैटर्न शब्दों की डिक्शनरी बनाता है यहाँ पे। और नो प्रेयर डिक्शनरी नीडेड, पहले से कोई जानकारी यहाँ पे नहीं होती डिक्शनरी की। यहाँ पे अगर देखें तो फास्ट कंप्रेशन डीकम्प्रेशन देखने को मिल जाता है, टेक्स्ट और इमेज दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कहाँ उपयोग किया जाता है, GIF इमेज को कंप्रेस करने के लिए, TIF को कंप्रेस करने के लिए, टेक्स्ट फाइल के लिए, पुरानी जिप आर्चिव कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। LZW बोले तो लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम है और इसका इन्वेंटर है अब्राहम लैम्पल। लैम्पल देखिए अब्राहम लिम्पल है, इसलिए इसका नाम पड़ा लैम्पल जिप बेल्च। और जैकब जिप, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो टेरी वेल्च, तो तीनों का नाम देखिए लैम्पल, जिप और बेल्च। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ा डेटा कंप्रेशन टेक्निक। इसके कुछ फैक्ट अगर देखें तो हम देख सकते हैं, देखें हमने LZW के बारे में देख लिया कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। बाकी चीज़ें अगर देखें तो लूजी कंप्रेशन, इसमें डेटा का कुछ भाग नष्ट हो जाता है, जो लूजी कंप्रेशन है। डेटा एक्सटेंशन बोले तो कंप्रेशन के बाद, ये कंप्रेशन से संबंधित तो है नहीं यहाँ पे बिल्कुल। लूजी एक्सटेंशन गलत अवधारणा है, ठीक है। तो ये वाला तो ठीक है पर इससे संबंधित नहीं है, मतलब दूसरा है, ये डेटा नष्ट कर देता है और हमारा LZW है वो डेटा को नष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं जिसका उपयोग जो वेरिएबल्स होते हैं या फिर जो आपके मतलब कांस्टेंट होते हैं उनके जो व्यंजक होते हैं, ठीक है, वैल्यू होती है, उसको बनाने के लिए, एक्सप्रेशन बनाने के लिए किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर सहचार्यता दाएं से बाएं है। तो हम देखिए जैसे हमारा देखिए एंड ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है, और ये तो आपका कैरेट है, मतलब कैप कहलाता है। तो बचा क्या, ये वाला, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए ए बड़ा है 20 है, ठीक है, ए बड़ा है 20 है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा ए इज़ ग्रेट, और नहीं तो क्या हो जाएगा बी। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन सही होती तो ये आंसर रन होगा, और नहीं होता तो ये वाला होगा। तो सिंपल है, ये वाला आपका राइट आंसर है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर की। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, तो कंडीशनल ऑपरेटर अगर देखें तो क्वेश्चन मार्क और कॉलन अगर देखें तो कंडीशनल ऑपरेटर है, इसे टर्नरी ऑपरेटर भी बोल देते हैं। तो देखो होता यहाँ पे अगर बात करें हम तो एक हो जाता है आपका यूनेरी। यूनेरी मतलब हो जाता है एक सिंगल जो वेरिएबल है उसके साथ काम कर लेता है। जैसे मान लीजिए ए प्लस प्लस है, बी प्लस प्लस है, और अगर कोई बात करता है ए प्लस बी, तो इसका मतलब क्या है, ये बाइनरी है, यानी कि दो के साथ काम कर रहा है। और अगर बात करें हम टर्नरी की, तो टर्नरी तीन के कहाँ साथ काम करता है। ए बड़ा है 20 है तो क्वेश्चन मार्क लगाए और कॉलन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए, ए इज़ ग्रेट, और बी यहाँ पे कॉलन लगा बी इज़ ग्रेट। तो इसका मतलब देखिए एक दो तीन के साथ काम कर रहा है, तो तीन मतलब दो से अधिक के साथ काम करने वाले को बोल देते हैं टर्नरी ऑपरेटर। और यह सी लैंग्वेज में एकमात्र टर्नरी है, यानी कि तीन ऑपरेंड के साथ काम करता है। इसका उपयोग कंडीशन के आधार पर वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे सिंटैक्स की बात करें तो कंडीशन यहाँ लगाएंगे, ए बड़ा है 20 है, एक्सप्रेशन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद ए इज़ ग्रेट, फिर दूसरा एक्सप्रेशन बी इज़ ग्रेट। तो इसका मतलब अगर ये सही है तो ये रन होगा एक्सप्रेशन वन, और नहीं तो दूसरा एक्सप्रेशन रन होगा। तो यहाँ पे कंडीशन सही है तो एक्सप्रेशन वन, और नहीं है तो एक्सप्रेशन टू रन किया जाएगा। इसका कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे इंट, ए सी लैंग्वेज में है, इंट के साथ हमने ए ले लिए और बी ले लिए, जिसमें 20 और 10 हमने इनपुट करा दिए। और इंट मैक्स नाम का एक और वेरिएबल ले लिए, मैक्स में हमने क्या डाल दिए हैं, ए बड़ा है 20 है, तो क्वेश्चन मार्क हमने लगाए कि ए चला जाए अगर बड़ा है तो, और नहीं तो बी चला जाए, तो प्रिंट कर दिए मैक्स को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आएगा क्योंकि बी बड़ा है ऑलरेडी। इसमें 7 में भी देखें हम तो इंट हमने एन लिए, 7 इंट स्टोर कर दिए, और हमने मॉड्यूल चेक करे, एन को मतलब या फिर दो से भाग देते हैं तो शेषफल आना चाहिए 0, और अगर शेषफल 0 आता है तो इवन, और नहीं आता तो ऑड। तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, ऑड आएगा क्योंकि 7 है। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन मार्क वाला है, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर है। बाकी चीज़ें तो देखें तो एंड मतलब लेफ्ट टू राइट चलता है, और जो आपका एक प्रकार से और है वो लेफ्ट टू राइट चलता है ये भी, और जो आपका कैरेट है यानी केप है वो भी लेफ्ट टू राइट चलता है। जो सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ्ट चलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गोरिदम खालिस्तान जो मैसेज एक प्रकार से
मैसेज प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए यहाँ पे एक सिमेट्रिक की है। सिमेट्रिक मतलब सममित कुंजी है। इस पे एक क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है, इसका आपको बताना है। तो यहाँ पे टीएसी, जो पीएसी है, एसएसी, यहाँ पे ये तो कोई काम के नहीं है, मैक काम का है। ठीक है, तो ये मैक इसका राइट आंसर है। मैक मतलब हो जाता है यहाँ पे अगर देखें तो मैसेज एक्सेस कोड। ठीक है, तो मैसेज एक्सेस कोड के बारे में हम देख लेते हैं। सॉरी, मैसेज अथेंटिकेशन कोड। मैसेज अथेंटिकेशन कोड यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसका मैक का फुल फॉर्म हो जाता है, और मैक एक क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है जिसका उपयोग संदेश यानी कि जो मैसेज है उसकी अथेंटिकेशन के लिए और डेटा की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो मैक मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ये सिमेट्रिक की का उपयोग करता है। सेंडर और रिसीवर के पास एक ही सीक्रेट की होती है। मान लीजिए यहाँ पे किसी ने डेटा भेजा है, तो देखिए यहाँ ये डेटा भेज रहा है, तो सिंपल सी बात, यहाँ पे एक सीक्रेट की यूज़ हो गई जिसने मैसेज को ऑथेंटिकेट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे सेकंड जो रिसीवर है उसके पास चली गई। ठीक, तो ये क्या है, मैसेज को ऑथेंटिकेट करने के लिए एक प्रकार से टेक्निक है। और इसका उद्देश्य क्या हो जाता है, मैसेज में कोई टेम्पर ना करे, छेड़छाड़ ना करे, संदेश भेजने वाले की पहचान यहाँ पे प्रमाणित हो, इसके लिए इसका ज़रूरत पड़ जाती है। मैसेज प्लस सीक्रेट की, देखिए मैसेज प्लस सीक्रेट की यहाँ पे हो जाती है और मैक जनरेट किया जाता है। ठीक है, रिसीवर उसी की से क्या कर लेता है, मैक को वेरीफाई कर लेता है, और यहाँ पे अथेंटिकेशन हो जाता है, इंटीग्रिटी हो जाती है, और ये कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो एच मैक यानी कि हैज़ बेस्ड मैक हो जाता है, और सी मैक हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो मैक हमने देखे, मैसेज अथेंटिकेशन कोड एक सिमेट्रिक की पर आधारित क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है, और मैसेज अथेंटिकेशन और डेटा की इंटीग्रिटी बनाए रखने में ये हेल्प करता है, और एक ही सीक्रेट की यहाँ पे यूज़ की जाती है। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है, तो सिंपल है। ओएसआई मॉडल क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। ओएसआई मॉडल मतलब ये सेंडर है और ये रिसीवर है, दोनों के बीच में डेटा को भेजना और डेटा को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम की ज़रूरत पड़ती है। उस नियम के एक स्टैंडर्ड होते हैं, उस कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं ओएसआई। ओएसआई में टोटल 7 लेयर होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं ओएसआई मॉडल की। ओएसआई मॉडल एक प्रकार से सिस्टम है, तो इसका मतलब हो जाता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो ऐसा ही एक मानक स्टैंडर्ड मॉडल है, और यह बताता है कि नेटवर्क में डेटा को भेजना है और प्राप्त करना है और प्रोसेस करना है, तो वो किस पैटर्न में करना है, किस प्रकार करना है, तो उसमें रूल्स का कलेक्शन होता है। उसी रूल्स के कलेक्शन को बोल देते हैं ओएसआई मॉडल। इसमें टोटल 7 लेयर होती है, जैसे आप देखोगे ऊपर के नीचे के क्रम में। क्लाइंट की तरफ देखें तो 7 से लेकर 1 तक आएगी, यानी कि फिजिकल लेयर तक आएगी एप्लीकेशन से, और उसके बाद जब रिसीवर पॉइंट में जाएगा या सर्वर पॉइंट में, तो लेयर 1 से लेकर फिर से लेयर 7 तक ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो इतनी सारी प्रोसेस हो जाती है एप्लीकेशन से, प्रेजेंटेशन, सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। और फिर जब रिसीवर के पॉइंट में जाएगी तो फिजिकल से डेटा लिंक, डेटा लिंक से नेटवर्क, नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से सेशन, सेशन से प्रेजेंटेशन और फिर एप्लीकेशन। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो एप्लीकेशन लेयर बोले तो यूज़र और नेटवर्क के बीच इंटरफेस है, HTTP है, FTP है, SMTP है, ये प्रोटोकॉल इसमें मिल जाते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब डेटा का फॉर्मेट, एनक्रिप्शन करना, कंप्रेशन करना। सेशन लेयर सेशन बनाना, बनाए रखना और समाप्त करना। ट्रांसपोर्ट लेयर बोले तो डेटा को रिलायबल ट्रांसफ़र करना, बोले तो TCP और EDP यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर में आपको राउटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग मिल जाती है, IP इसमें मिलता है। डेटा लिंक लेयर में फ्रेम ट्रांसफ़र, एरर डिटेक्शन मिल जाता है जो मैक एड्रेस में मिलता है। और फिजिकल लेयर में बिट का एक्चुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे वायर और केबल के माध्यम से देखने को मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसा नहीं है, मैंने उसको आंसर में ही बदल दिया हूँ। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको टोपोलॉजी दी जाती है। टोपोलॉजी को यहाँ पे मिलाने के लिए दिया जाता है। जैसे बस टोपोलॉजी के सामने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, प्रत्येक डिवाइस का एक समर्पित पॉइंट टू पॉइंट लिंक केवल एक केंद्रीय नियंत्रण हब होता है। तो बस टोपोलॉजी का ये आंसर तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि बस टोपोलॉजी मतलब हो जाता है एक बैकबोन के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर ये सेकंड वाला था, केवल एक लंबी बैकबोन के माध्यम से सभी डिवाइसेस जुड़ी होती है। ऐसे रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो रिंग टोपोलॉजी में बैकबोन तो होता नहीं है, प्रत्येक डिवाइस केवल अपने निकटतम पड़ोसी यानी कि सर्कल पॉइंट में जुड़ा होता है। और हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात करें तो हाइब्रिड के माध्यम से क्या होता है,
ये निकटतम पड़ोसी से नहीं होता, ये मुख्य स्टार टोपोलॉजी होती है। मतलब मुख्य स्टार टोपोलॉजी मतलब यहाँ पे एक जुड़ा है, फिर उससे सब बहुत सारे जुड़े हैं, फिर एक बस बन गई, एक रिंग बन गई, इस प्रकार से बहुत सारे टोपोलॉजी मिलकर हाइब्रिड बनाती है। और बात करते हैं स्टार की, तो स्टार में क्या हो जाता है, स्टार टोपोलॉजी में एक हब से सभी जुड़े होते हैं, हब से सभी जुड़े होते हैं, तो ये हो जाती है स्टार टोपोलॉजी। तो ये आपको ध्यान में रखना इस प्रकार से अगर मिलाने का आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर नेटवर्क में किन्हीं दो नोड के बीच में, किन्हीं दो नोड बोले तो दो कंप्यूटर के बीच में सबसे छोटे पथों की लंबाई को संदर्भित करता है। तो अगर सबसे दूर की बात करें तो वो कहलाता है आपका नेटवर्क का रेडियस, पर यहाँ सबसे छोटे पथ की बात कर रही, सबसे छोटे पथ बोले तो नेटवर्क का डायमीटर कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेटवर्क का डायमीटर मतलब किसी भी दो नोड के बीच में मौजूद सबसे छोटे जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसमें से सबसे लंबी दूरी को दर्शाता है। यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ नेटवर्क का डायमीटर कहलाता है। नेटवर्क के रेडियस की बात करें तो ये केंद्र नोड से सबसे दूर तक के नोड की न्यूनतम अधिकतम दूरी है। और नेटवर्क का डायमीटर हमने देख लिए, नेटवर्क की रेंज कोई मानक टर्म नहीं है। नेक्स्ट है जिप्ट, जो की गई फाइल है। जिप मतलब एक प्रकार से कंप्रेस फाइल, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन हो जाता है। तो जिप में आपका डॉट ZIF होता है, यानी ZIP बोले तो जिप यहाँ एक्सटेंशन उपयोग किया जाता है। जिप फाइल एक्सटेंशन की अगर बात करें तो एक प्रकार की कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट है जिसका उपयोग फाइल और फोल्डर को आकार कम करने या कंप्रेस करने के लिए किया जाता है और एक साथ उसे पैक करने के लिए किया जाता है। कुछ इस प्रकार का फोल्डर आप देख सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, फाइल का साइज कम करना और एक से अधिक फाइल को एक साथ फाइल में रखना। लॉसलेस कंप्रेशन है ये एक प्रकार से, मतलब डेटा नष्ट नहीं होता है। कुछ इस प्रकार से हम राइट क्लिक करके सेंड कंप्रेस कर सकते हैं। बिन जिप के द्वारा विनरार और Z7 जिप के द्वारा भी हम जो है इसमें ये काम कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। यूजेस क्या है, ईमेल अटैचमेंट भेजना हो, डेटा ट्रांसफ़र करना हो, बैकअप लेना हो, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, JBF फाइल क्या होती है। तो JBF फाइल मतलब एक प्रकार का एक्सटेंशन होता है, ठीक है, फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो JBF फाइल एक सिस्टम फाइल है, बिल्कुल नहीं है। JBF फाइल एक कंप्रेस्ड आर्काइव या आर्चिव फाइल है, ये भी नहीं है। पेंट सॉफ्ट प्रो की जो कैश फाइल फॉर्मेट है ये है क्या, बिल्कुल है, ये आपका राइट आंसर है। कौन सा वाला, ये आप देखोगे तीसरे नंबर। उसके बाद MS फास्ट फाइंड फाइल, ये भी नहीं है। अब ये पेंट सॉफ्ट प्रो क्या है, पेंट सॉफ्ट प्रो जो है पहले दूसरे नाम से जाना जाता था और अभी जो है कोरल फोटो पेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोरल का फोटो पेंट दिखाऊँ आपको, देखिए कोरल फोटो पेंट। तो अभी वर्तमान में कोरल के पास में ये जो फाइल है इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती है। तो तीसरा आपका राइट आंसर है। पेंट सॉफ्ट प्रो के बारे में अगर बात करें तो पेंट सॉफ्ट प्रो, जिसे हम सिंपल अगर बोले तो PSP बोल देते हैं, एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग फोटो की एडिटिंग, ग्राफिक्स की डिज़ाइन, इसके अलावा इमेज मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही ग्राफिक्स और इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। डेवलपर पहले JASC सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया जाता था और अभी वर्तमान में जो है कोरल कॉरपोरेशन के अंतर्गत ये देखने को मिल जाता है। कहाँ पर चलता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। और क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, तो फोटो एडिटिंग की जा सकती है, इमेज एडिटिंग या इमेज की रीटचिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, थंबनेल ब्राउजिंग, ये सारे काम। उसके अलावा अगर बात करें तो इसके अंतर्गत .PSP इमेज नेटिव फाइल फॉर्मेट मिल जाता है, .jpg मिल जाता है, .png है, .gif है। इसके अलावा JBF तो मिलता ही है, ब्राउज़र कैश फाइल, ठीक है। और फोटोशॉप का जो है एक प्रकार से कम लागत वाला विकल्प इसे माना जाता है, या आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत की विफलता यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब बंद हो जाती है या कट हो जाती है या अन्य जो प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उस स्थिति में खालिस्तान जो हो जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक आवश्यक बैटरी बैकअप या बैकअप के रूप में काम कर लेता है। तो इसके लिए बैकअप के रूप में काम कर लेता है कौन, UPS। जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है UPS। और UPS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो यहाँ पे पहला ही राइट आंसर है, बाकी यहाँ पे ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये राइट आंसर नहीं है। तो पहला आपका राइट आंसर है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS के बारे में अगर बात करें तो UPS का फुल फॉर्म हो जाता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जिससे शॉर्ट फॉर्म में UPS बोला जाता है। और एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो बिजली सप्लाई बंद हो जाने यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद होने पर भी कंप्यूटर या
या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तुरंत बैटरी बैकअप या पावर बैकअप देने का काम करता है। इसका मुख्य काम है बैकअप देना, पावर बैकअप। उसके बाद है वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, जैसे मान लीजिए हमारे जो डिवाइसेस है उसको 220 वॉट की जो है कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर इससे कम और ज़्यादा होता है तो ये जो यूपीएस है ये संभाल लेता है। इसके बाद डेटा लॉस होने से बचाता है, तुरंत कंप्यूटर बंद नहीं होगा। तो 15-20 मिनट का अगर बैकअप है तो सिंपल सी बात, हम उसे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, जो भी डेटा उसे सेव कर लेंगे और सेफली शट डाउन करने में यह मदद कर लेता है। यूपीएस के कुछ प्रकार हो जाते हैं, जैसे स्टैंड बाय यूपीएस हो जाता है या ऑफलाइन यूपीएस बोल देते हैं। दूसरा हो जाता है लाइन और इंटरेक्टिव यूपीएस, और नेक्स्ट हो जाता है ऑनलाइन यूपीएस। 3 प्रकार की यूपीएस होते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूपीएस के कुछ मुख्य एलिमेंट हो जाते हैं, जैसे इसमें बैटरी होती है, साथ में इन्वर्टर होता है, रेक्टिफायर भी होता है और चार्जर होता है। ये 4 जो घटक है या कंपोनेंट्स इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। यूपीएस के उपयोग क्या है, कंप्यूटर, सर्वर, राउटर, मेडिकल इक्विपमेंट, इन सबको पावर बैकअप देने का काम ये कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब यूज़र स्पाईवेयर ऑथर द्वारा नियंत्रित वेब पेजेस पर जाता है तो उस वेब पेज में क्या होता है। तो उस वेब पेज में आप देखोगे तो यूज़र को लुभाने के लिए एडवेयर होते हैं, की लॉगर्स होते हैं, सूचना प्राप्त करने के लिए सिक्योरिटी होल्स होते हैं, या ब्राउज़र पर अटैक करने वाले कोड होते हैं जो स्पाईवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का दबाव बनाता है। तो राइट आंसर आपका 4th नंबर का होगा। मतलब स्पाईवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हो जाने पर यूज़र के कंप्यूटर की सारी जानकारी थर्ड पार्टी जो होती है उसे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उसका मिसयूज़ कर सके। तो यहाँ पर राइट आंसर 4th नंबर का होगा। स्पाईवेयर होता क्या है, तो स्पाईवेयर का मतलब हो जाता है एक प्रकार का मेलवेयर होता है। मेलवेयर बोले तो यूज़र की जानकारी जो भी होती है उसकी अनुमति या उसकी जानकारी के बगैर चोरी कर लेना और तीसरे व्यक्ति या थर्ड पार्टी को भेज देना। स्पाईवेयर कैसे काम करता है, तो यह चुपचाप सिस्टम और मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है, यूज़र की गतिविधियों पर नज़र रखता है, जो भी सेंसिटिव डाटा हो जाता है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, इन सब को चोरी कर लेता है, डेटा को हैकर या कंपनी के पास भेज देता है। स्पाईवेयर क्या क्या चुरा सकता है, तो बोले तो यूज़र नेम और पासवर्ड चुरा सकता है, बैंक, एटीएम, यूपीआई डिटेल चुरा सकता है, की स्टोक्स, की लॉगर्स डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ब्राउजिंग हिस्ट्री है, ईमेल और चैट है, कैमरा और माइक्रोफोन एक्सेस यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। स्पाईवेयर के कुछ प्रकार है, जैसे की लॉगर्स हो जाता है जो कीबोर्ड के द्वारा टाइप की गई जो भी जानकारी उसको यहाँ पे चुरा लेता है। एडवेयर बार बार अनचाहे ऐड यहाँ पे दिखाता है। ट्रैकिंग स्पाईवेयर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक कर लेता है। और सिस्टम मॉनिटर बोले तो फाइल्स, ऐप, स्क्रीनशॉट, इन पर भी नज़र रखता है। स्पाईवेयर आने के कुछ कारण हो सकते हैं, आपको याद रहना चाहिए ये। फ्री सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड ना करें, गेम डाउनलोड ना करें, अननोन जो ईमेल अटैचमेंट है उसको ओपन ना करें, फेक वेबसाइट पर क्लिक ना करें, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना करें और अनट्रस्टेड मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें। जैसे कि आप एपीके जो फाइल हो जाती है उसे गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं, जबकि जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है उसी को आपको चलाना चाहिए। ठीक है, जैसे स्पाईवेयर के बचाव के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे ट्रस्टेड एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर का जो है आपको इस्तेमाल करना है। अननोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें, ईमेल अटैचमेंट सावधानी से खोलें और ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप को जो है हमेशा अपडेट करते रहे। ब्राउज़र में एड ब्लॉकर इस्तेमाल करें, मोबाइल में ऐप परमिशन चेक करें। इसके साथ ही कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पेगासस स्पाईवेयर, ये स्पाईवेयर का उदाहरण है। कूल वेब सर्च है, गेटर है, फिशर है, ये सब स्पाईवेयर के एग्जाम्पल है। तो आपको ध्यान में रखना है स्पाईवेयर से बचाव के कारण और उनसे मतलब उनके आने के कारण सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जाती है। तो सॉफ्टवेयर की जो गुणवत्ता है या क्वालिटी को कैसे मापा जाता है, हैकिंग के थ्रू नहीं मापा जा सकता, क्रैकिंग भी, फिशिंग भी। जबकि हैकिंग तो एक प्रकार से बिना परमिशन के कोई व्यक्ति हमारे कंप्यूटर में घुसता है तो उस व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो हैकिंग, और उसको हैकर बोल देते हैं। क्रैकिंग, सॉफ्टवेयर क्रैकिंग आप देख सकते हैं। उसके अलावा फिशिंग बोले तो हमारी जो जानकारी है, मतलब हम गलत वेबसाइट में जाकर हमारी जानकारी को फिल कर देते हैं जबकि हमको लगता है कि सही जगह करे हमने फिल, तो उस प्रकार की चीज़ को फिशिंग बोल देते हैं। तो बचा क्या, फर्स्ट फंक्शनल और गैर फंक्शनल। बोले तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके द्वारा सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता को चेक किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका पहला वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जो उदाहरण है फंक्शनल, नॉन फंक्शनल जो एट्रीब्यूट हो जाते हैं। फंक्शनल के अंतर्गत करेक्टनेस, फीचर्स, एक्यूरेसी आ जाती है। नॉन फंक्शनल में परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, यूजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला।
इसके बाद हैकिंग, जैसे कि मैंने बताया सिस्टम या सॉफ्टवेयर में अनाधिकृत प्रवेश करने की प्रक्रिया को हैकिंग बोल देते हैं। इसका उद्देश्य होता है जानकारी प्राप्त करना, नियंत्रण लेना और कमजोरियों को ढूंढना। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मापने का तरीका इसे नहीं बोला जाता। क्रैकिंग की अगर बात करें तो क्रैकिंग सॉफ्टवेयर की सुरक्षा तोड़ता है, लाइसेंस कॉपी करता है, प्रोटेक्शन हटाता है और साथ ही अवैध उपयोग या नुकसान से ये नुकसान पहुंचाने का इसका एक तरीका हो जाता है। फिशिंग की अगर बात करें तो ये जो हो जाता है धोखाधड़ी के माध्यम से यूज़र की जो सेंसिटिव डाटा है, पासवर्ड है, ओटीपी उनको ले लेना, ईमेल मैसेज, फेक वेबसाइट है, इनके माध्यम से ये काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस सोर्स से इमेज को कैप्चर कर लेती है और उसके बाद उसे डिजिटल फॉर्म में बदल देती है। तो देखिए जो हार्ड कॉपी इमेज हो जाती है, हार्ड कॉपी को अगर कंप्यूटर में फीड करना है तो हमको ज़रूरत पड़ जाती है स्कैनर की। किसकी ज़रूरत पड़ जाती है? स्कैनर की। तो स्कैनर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से अगर देखें तो फोर्थ नंबर का आपका राइट आंसर होगा स्कैनर। जबकि माउस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और ये लाइट पेन भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर लिखने का काम कर लेती है। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ तो देखिए लाइट पेन आप देख सकते हैं या ग्राफिक्स पेन टैबलेट, इसको आप जो है लाइट पेन के रूप में जान सकते हैं। तो स्कैनर यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, तो सॉफ्टवेयर के संबंध में देखिए असत्य पूछा जा रहा है, तो सत्य वाले को एलिमिनेट कर देना है, मतलब सही जो भी होंगे उनको हटा देना है और जो भी गलत होगा उसको राइट आंसर बोल देना है। तो यह कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम को ऑपरेशन में लाने के लिए प्रोग्राम का संग्रह है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसमें आईसी, डायोड, रजिस्टर, क्रिस्टल बोर्ड, ये सब जो है हार्डवेयर के पार्ट है। तो हार्डवेयर के पार्ट सॉफ्टवेयर में नहीं होंगे, ठीक है, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद यह कंप्यूटर और इसके अंतर्निहित जो फंक्शंस होते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, उसके अनुसार यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। इसे हाई लेवल लैंग्वेज में अनुभवी जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनके द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। तो देखिए पहला, तीसरा और चौथा ये सब सॉफ्टवेयर के संबंध में है, पर जो दूसरा है वो सॉफ्टवेयर के संबंध में नहीं है। तो राइट आंसर भी आपका दूसरा ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये सब जो है हार्डवेयर से रिलेटेड है, जो भी जितने भी पार्ट हमने देखे सेकंड में, तो हार्डवेयर से रिलेटेड, बाकी चीज़ें जो है आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए यह प्रमाणीकरण की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल अथेंटिकेशन की एक प्रक्रिया है। यह किसी के हस्ताक्षर की स्कैन की हुई इमेज है, ये गलत है क्योंकि स्कैन की हुई इमेज नहीं है, ये तो एक क्रिप्टोग्राफी तकनीक है। इसे जानकारी एनक्रिप्ट करने के लिए बनाया गया, बिल्कुल सही है। तो दूसरा वाला गलत है, बाकी तीसरा सही है। उसके बाद देखिए चौथा, इसकी प्रतिलिपि नहीं बनाई जा सकती, बिल्कुल सही। तो जो गलत था वही पूछा गया था, तो राइट आंसर हमारा सेकंड होगा क्योंकि ये गलत है डिजिटल सिग्नेचर के संबंध में। डिजिटल सिग्नेचर की अगर बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक सेंडर है, सेंडर ने हेलो लिखा और हेलो लिखा, तो यहाँ पे देखिए जो मैसेज है नेटवर्क के माध्यम से जब जाएगा मैसेज, तो मैसेज हेलो नहीं जाएगा, मैसेज कैसा जाएगा? देखिए हैज़ है इनकोडेड फॉर्म में जाएगा। इनकोडेड फॉर्म बोले तो जो अल्फ़ाबेटिक या सिंबल्स के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होने के बाद जब रिसीवर पास जाएगा तो फिर से हेलो मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है एनक्रिप्शन कहलाती है। और एनक्रिप्शन एक प्रकार से यहाँ पे अगर देखें तो प्राइवेट की के माध्यम से सेंडर के द्वारा जो है एनक्रिप्शन किया जा रहा है और उसके बाद इसको कोड के फॉर्म में नेटवर्क के द्वारा भेजा जा रहा है और जब रिसीवर के माध्यम से रिसीव किया जाता है तो पब्लिक की के द्वारा उसे डिकोड कर लिया जाता है, जिसे डिक्रिप्शन बोल देते हैं, और उसे फिर से हेलो मिल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस किसके माध्यम से किया जा रहा है? डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से। तो डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफी तकनीक है जिसके थ्रू जो हो जाता है डॉक्यूमेंट्स है या मैसेज है उसकी अथेंटिकेशन या पहचान की जाती है, उसको इंटीग्रिटी या वेरीफाई किया जाता है, नॉन रिपुटेशन इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? अथेंटिकेशन, मतलब भेजने वाले की पहचान सुनिश्चित की जाती है। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, मैसेज में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। नॉन रिपुटेशन मतलब अस्वीकार ना कर पाना, भेजने वाला बाद में इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ें देखने को मिल जाती है डिजिटल सिग्नेचर के अंतर्गत। कैसे काम करता है बोले तो सेंडर डॉक्यूमेंट का हैज़ वैल्यू बनाता है, हैज़ को प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर देता है और इसी को डिजिटल सिग्नेचर हम बोल देते हैं। डॉक्यूमेंट प्लस डिजिटल सिग्नेचर रिसीवर को भेजे जाते हैं और उसके पास में पब्लिक की होती है जो कि सिग्नेचर को वेरीफाई करती है और अगर हैज़ मैच करता है तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सुरक्षित माना जाता है। ये इसकी प्रोसेस है। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर में जो की होती है वो दो प्रकार की, प्राइवेट की सिग्नेचर बनाने के लिए, पब्लिक की सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए। तो प्राइवेट की सेंडर के थ्रू हो जाती है, यहाँ पे काम करती है और रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू में पब्लिक की काम कर लेती है और यह तकनीक असिमेट्रिक एनक्रिप्शन कहलाता है। एक और हो जाता है सिमेट्रिक, तो उसको हम अलग से देख लेंगे।
डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग में किया जाता है, इनकम टैक्स फिलिंग में किया जाता है, इसके बाद जीएसटी पोर्टल, ई टेंडरिंग है, गवर्नमेंट पोर्टल्स है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड वेरिफिकेशन, इन सब में डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। भारत में डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत ये वैलिड माना जाता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये सारी चीज़ें प्रचलित है और वर्तमान में क्लास 3 ही ज़्यादा प्रचलित है। डिजिटल सिग्नेचर जो है एक प्रकार से नहीं है डिजिटल साइन, मतलब डिजिटल साइन हम इसको नहीं बोल सकते। तो डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टोग्राफिक प्लस लीगल चीज़ को डिजिटल सिग्नेचर माना जाता है, और डिजिटल साइन बोले तो स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर है, ये लीगल नहीं माना जाता। एब्सोल्यूट यूआरएल किसका उपयोग करता है? एब्सोल्यूट यूआरएल की अगर बात करें तो इसको कहीं से भी हम एंटर करेंगे तो ये पूरा का पूरा सोर्स खोल देगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, हम गूगल में चलते हैं और गूगल में चल के हम सीधे यहाँ पे लिखते हैं सरकार स्टडी वेब्स .com, ये हमने लिखे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा का पूरा ये ओपन हो जा रहा है। कहीं अगर मान लीजिए हमने कोर्स नोट्स की बात करें, है ना, तो कोर्स नोट्स वाला हमने कॉपी करे और हम चलते कहाँ पे, इस प्रकार से हम चलते हैं नोटपैड में, और नोटपैड में हम कंट्रोल एन कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए आपके सामने क्या दिख रहा है, HTTPS है, उसके बाद आपका डोमेन का नाम दिख रहा है, www भी हो सकता है, यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, .com हो सकता है, स्लैश करके ये आपका फाइल का पाथ हो सकता है जहाँ पे फाइल हम सर्च कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट यूआरएल है, मतलब पूरा एड्रेस है, और पूरे एड्रेस को हम क्या बोल देंगे, एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे पहला ही राइट आंसर है, पूर्ण इंटरनेट एड्रेस, बाकी चीज़ें आपकी यहाँ पे गलत मानी जाती है। तो देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट यूआरएल की बात की जा रही है, तो एब्सोल्यूट यूआरएल होता क्या है, यहाँ पे अगर बात करें तो पूरा का पूरा वेब एड्रेस को एब्सोल्यूट यूआरएल बोला जाता है, जिसमें किसी भी वेब पेजेस या इमेजेस या फाइल उस तक पहुँचने के लिए समस्त जानकारी उपलब्ध होती है। यूआरएल के कुछ भाग होते हैं एब्सोल्यूट के, तो एब्सोल्यूट यूआरएल में HTTP या HTTPS या FTP हो जाता है, प्रोटोकॉल जिन्हें बोल दिया जाता है। डोमेन नेम हो जाता है जैसे सरकार स्टडी वेब्स .com, पाथ हो जाता है जो फोल्डर फाइल के पाथ हो जाते हैं, HTML हो जाता है, और फाइल का नाम हो जाता है। ये सारी चीज़ें अगर है तो वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट यूआरएल कहलाता है। एब्सोल्यूट यूआरएल के कुछ उदाहरण बात करें तो HTTP, www, google.com, सर्च, इंडेक्स, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल हो गया HTTP, ये हो गया डोमेन नेम, और ये हो गया फाइल का पाथ। रिलेटिव में आपको सिर्फ इस प्रकार मिलेगा, जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे रिलेटिव यूआरएल हम दे देते हैं, जो वहीं बस काम करेगा जहाँ पे ये रखा हुआ है, कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो ये सर्च नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव मतलब इंटरनल लिंक बोला जाता है, और एब्सोल्यूट मतलब बाहरी लिंक कंप्लीट रूप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो HTML में एब्सोल्यूट यूआरएल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए आप AHREF के अंतर्गत इस प्रकार से कर सकते हैं, और IMG SRC में भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल का उपयोग कहीं से भी इसको ओपन कर सकते हैं। इसके फ़ायदे बोले तो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, एक्सटर्नल वेबसाइट की लिंक करने के लिए उपयोगी माना जाता है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्पष्ट लिंक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? तो वेब ब्राउज़र बोले तो सिंपल सी बात है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू यूज़र किसी भी वेबसाइट को डाउनलोड कर सकता है, इंटरनेट को सर्च कर सकता है, तो इसे हम बोल देते हैं ब्राउज़र। और ब्राउज़र के अंतर्गत आपको क्या मिल जाता है, ब्राउज़र के अंतर्गत आपको मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट का एज, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। तो एक प्रकार से ये तो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी, और इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जानकारी सर्च करने के लिए या जानकारी को हमारे तक लाने के लिए सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि गूगल, याहू, बिंग ये सारी चीज़ें कहलाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज आपका राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउज़र है, और जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग जो है वेबसाइट को देखने, सर्च करने, डाउनलोड करने, ऑनलाइन सर्विसेज का उपयोग करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एज की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये क्रोमियम पर आधारित है, यानी कि तेज है, सुरक्षित है, और साथ ही क्रोम एक्सटेंशन का सपोर्ट कर लेता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बोले तो ट्रैकिंग, प्रिवेंशन है, स्मार्ट स्क्रीन सिक्योरिटी, सारी चीज़ें मिल जाती है। PDF रीडर, एनोटेशन की बात करें तो PDF फाइल को पढ़ लेना, नोट्स बनाना इसके अंतर्गत फैसिलिटी है। बिल्ट इन पासवर्ड मैनेजर है यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट एज की सुरक्षा की बात करें तो फिशिंग और मॉलवेयर का प्रोटेक्शन मिल जाता है। HTTPS को एनफोर्स कर देता है ये। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के साथ इंटीग्रेशन है। पहले एज का नाम जो था प्रोजेक्ट स्पार्टन था, ठीक है। बाद में जो एक प्रकार से इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान इसने ले लिया। विंडोज़ 10 और 11 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में इसे माना जाता है। पहले क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान चेक या नकदी के बजाय सीधे एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग किया जाता है। जब पैसे की बात हो रही है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और आ रहा है, तो वो कैसा होगा, बैंकिंग के माध्यम से। परंतु यहाँ बात की जा रही है चेक और नकदी की बजाय, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम वाली चीज़ों को ई लगा दिया जाता है, बोले तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो ई बैंकिंग इसका राइट आंसर है। कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर का राइट आंसर है। ई बैंकिंग क्या है, तो ई बैंकिंग एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है और एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से जो कस्टमर होता है वो इंटरनेट, मोबाइल एप्लीकेशन, एटीएम या कंप्यूटर की सहायता से बैंक से जुड़े सारे कार्य को ऑनलाइन तरीके से कर सकता है बिना बैंक की ब्रांच जाए। ई बैंकिंग की मुख्य सेवाएं की बात करें तो अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई के माध्यम से। बिल पेमेंट कर सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मोबाइल है, गैस है, डीटीएच है। ऑनलाइन शॉपिंग और पेमेंट कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट, फुल स्टेटमेंट यहाँ देख सकते हैं। चेक बुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एफडी और आरडी की ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। लोन और क्रेडिट कार्ड सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ई बैंकिंग की सुरक्षा की विशेषताओं की बात करें तो यूज़र आईडी, पासवर्ड यहाँ मिल जाता है हमको, ओटीपी मिल जाता है, टू फैक्टर अथेंटिकेशन मिल जाता है, एसएसएल एन्क्रिप्शन मिल जाता है, बायोमेट्रिक मोबाइल ऐप के माध्यम से देखने को मिल जाती है। ई बैंकिंग के कुछ प्रकार है जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो जाता है, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, यूपीआई बेस्ड जो बैंकिंग होती है वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। इसके कुछ लाभ बोले तो 24 घंटे सातों दिन हमको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। समय और पैसे की बचत होती है, कहीं से भी बैंकिंग हम कर सकते हैं, तेज़ और सुरक्षित लेन देन हो जाता है, साथ ही कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलता है। इसमें कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ जाती है हमको, तो कौन कौन सी, ओटीपी किसी को भी नहीं बताना है, साथ ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग कर लेना है, पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग नहीं करना है, फेक कॉल्स और ईमेल से सावधान रहना है, साथ ही ऑफिशियल बैंकिंग ऐप वेबसाइट का उपयोग ही करना है। इसके कुछ उदाहरण की बात करें जैसे एसबीआई का योनो आप देख सकते हैं, एचडीएफसी नेट बैंकिंग देख सकते हैं, आईसीआईसीआई मोबाइल है, पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे का यूपीआई, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान का उद्देश्य गवर्नेंस को बदलने के लिए ई गवर्नेंस को बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ एक प्रकार से है, एक प्रकार से ई गवर्नेंस, गवर्नेंस को ई गवर्नेंस के रूप में बदलने की क्रिया को क्या बोल देते हैं। तो जितने भी सरकारी कामकाज है वो सारे कामकाज इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर होने लगे हैं तो उसे क्या बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं ई क्रांति। क्या बोल देते हैं, ई क्रांति। पहला आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे ई क्रांति की अगर बात करें तो ई क्रांति है क्या, ई क्रांति भारत सरकार के एक डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल, ट्रांसपेरेंट, नागरिकों तक आसानी से उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ई क्रांति का पूरा नाम अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस इसे बोला जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, पेपरलेस और कैशलेस सेवाएं, सेवाओं में पारदर्शिता बोले तो ट्रांसपेरेंसी लाना, भ्रष्टाचार में कमी करना, नागरिकों को घर बैठे सेवाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ई क्रांति के कुछ प्रमुख क्षेत्र है बोले तो ई गवर्नेंस इसमें आ जाता है जिसमें ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स, लाइसेंस, एप्लीकेशन मिल जाता है। ई एजुकेशन बोले तो स्वयं पोर्टल है, जो स्वयं प्रभा है, डिजिटल कंटेंट इसमें मिल जाते हैं। ई हेल्थ की बात करें तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, ई हॉस्पिटल की सेवा इसमें मिल जाती है। साथ ही ई बैंकिंग या ई पेमेंट की बात करें तो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई की फैसिलिटी। ई एग्रीकल्चर बोले तो ऑनलाइन मार्केट, फार्मल सर्विसेज। ई कोर्ट की बात करें तो केस स्टेटस, ई फिलिंग इसके अंतर्गत मिल जाती है। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख सेवाओं की बात करें तो डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर, उमंग एप्लीकेशन, आधार सर्विसेज, ई डिस्ट्रिक्ट है, जीएसटी पोर्टल है, ऑनलाइन इनकम टैक्स फिलिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत मिल जाती है। ई क्रांति के कुछ लाभ की बात करें तो समय और लागत की बचत होती है, 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए, सरकारी कामकाज में तेजी लाना और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना। साथ ही डिजिटल इंडिया की बात करें और ई क्रांति की बात करें तो ई क्रांति और डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई क्रांति डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक स्तंभ माना जाता है, मतलब डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक पिलर है ये। ठीक है, सबसे पहले पहले की बात करें तो पहले इसे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP के नाम से यहाँ पे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, इसकी गति जो होती है स्पीड, उसके अनुदेश को निष्पादित कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे किस गति से CPU या CPU की गति को मापने के लिए क्या यहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए उपयोग किया जाता है क्लॉक स्पीड। राइट आंसर क्या है, क्लॉक स्पीड।
सीपीयू की गति का माप जो है कितने इंस्ट्रक्शन को प्रति सेकंड निष्पादित या एग्जीक्यूट कर सकता है उसे क्लॉक स्पीड बोल जाता है। और क्लॉक स्पीड को हर्ट्स या गीगाहर्ट्ज में, देखिए मेगाहर्ट्ज या देखिए यहाँ पे हर्ट्स बोले तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में इसको मापा जाता है। और लेटेंसी की बात करें तो किसी ऑपरेशन को शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक का समय। लो लेटेंसी मतलब स्पीड से काम करेगा, और मतलब ज़्यादा लेटेंसी होती है तो स्लो काम करता है। थ्रोपिट मतलब हो जाता है सीपीयू द्वारा एक समय में पूरे किए गए टास्क की संख्या। इंस्ट्रक्शन स्पीड की बात करें तो यह एक आम शब्द है, तकनीकी रूप से क्लॉक स्पीड से अलग माना जाता है। बात करते हैं क्लॉक स्पीड की। क्लॉक स्पीड है क्या? क्लॉक स्पीड एक कंप्यूटर प्रोसेसर यानी कि सीपीयू की जो स्पीड होती है और परफॉर्मेंस होती है उसको मापने का एक तरीका है, और यह बताता है कि सीपीयू प्रति सेकंड कितने साइकिल पूरी कर सकता है। जितने ज़्यादा साइकिल पूरा करेगा उतनी ज़्यादा सीपीयू की स्पीड मानी जाती है। तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है। 1 हर्ट्स मतलब एक साइकिल। आमतौर पर गीगाहर्ट्ज में इसको मापा जाता है। जैसे 1 गीगाहर्ट्ज अगर सीपीयू की स्पीड है तो 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड ये काम करेगा। अगर मान लीजिए किसी सीपीयू की जो गीगाहर्ट्ज़ है वो 2.0 है या फिर 3.0 है तो 3 बिलियन यहाँ पे। तो जितना अधिक यहाँ पे 3, 4, 5 इस प्रकार बढ़ते रहेगा तो उस प्रकार सीपीयू की स्पीड भी बढ़ते रहेगी। तो हाई क्लॉक स्पीड अगर है तो सीपीयू तेज माना जाता है, और लो क्लॉक स्पीड है तो सीपीयू क्या हो जाता है आपका स्लो माना जाता है। तो ज़्यादा क्लॉक स्पीड मतलब प्रोसेसर ज़्यादा तेज यहाँ पे प्रोसेस करेगा। सीपीयू परफॉर्मेंस में अन्य फैक्टर भी होते हैं, जैसे नंबर ऑफ कोर्स, मान लीजिए डुअल कोर है या फिर आपका मल्टीपल कोर है, 10 कोर 20 कोर इस प्रकार से है। कैश का साइज़ कितना है, कैश का साइज़ अगर ज़्यादा है तो भी यहाँ ध्यान रखने को मिल जाता है। और आर्किटेक्चर बोले तो 32 बिट है, 64 बिट, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्लॉक स्पीड के कुछ प्रकार, जैसे बेस क्लॉक स्पीड हो जाती है। बेस क्लॉक स्पीड मतलब बेसिक रूप से अगर देखें, मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँ मेरे कंप्यूटर पर, तो राइट क्लिक करने के बाद मुझे देखने को मिल जाएगा, देखिए इसकी 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है, मतलब 2.5 बिलियन साइकिल पर सेकंड ये स्पीड यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसकी बेस स्पीड है, और बूस्ट वाली स्पीड अलग हो जाती है। बूस्ट मतलब टर्बो स्पीड बोल देते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर एक प्रकार से टर्बो, धूम मूवी में आपने देखा होगा पावर गेयर यानी कि टर्बो स्पीड यहाँ देखने को मिल जाती है बाइक की। तो i5 की जो स्पीड है बेस स्पीड 3.0 गीगाहर्ट्ज़ है, और अगर बूस्ट की बात करें या टर्बो की तो 4.0 है। इसका मतलब ज़रूरत पड़ने पे ये आ जाती है। और महत्वपूर्ण रूप से अगर देखें तो हाई क्लॉक स्पीड बोले तो फास्ट प्रोसेसिंग, परंतु पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा। और लो क्लॉक स्पीड मतलब पावर इफिशियंट हो जाता है और धीमा प्रोसेस करेगा। साथ ही मल्टी कोर मॉडरेट क्लॉक स्पीड अक्सर सिंगल कोर हाई क्लॉक स्पीड से बेहतर ज़्यादा प्रदर्शन या परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरकार नागरिकों को व्यवसाय और अन्य सरकारी एजेंसियों से डील करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है तो उसे किस पद का उपयोग किया जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है ई गवर्नेंस के नाम से। क्या नाम से जाना जाता है? ई गवर्नेंस के नाम से। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? सरकार नागरिकों को जितनी भी सेवाएं है, सारी चीज़ है, वो किसके माध्यम से प्रदान करती है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसके कारण जो होता जाता है ट्रांसपेरेंसी है, एफिशिएंसी है, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अगर बात करें B2G की, तो बिजनेस टू गवर्नेंस, ये एक प्रकार से क्या है? ई गवर्नेंस का एक प्रकार है, जो नागरिक और बिजनेस के अंतर्गत जो है संबंध बनाता है। वेब मतलब यह केवल इंटरनेट का सामान्य शब्द है, ये शासन या इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस से संबंधित नहीं है। C2E मतलब सिटीजन टू एम्प्लॉय, एक प्रकार से ई गवर्नेंस आपका राइट आंसर है। यहाँ देखिए क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा रूबी ऑन रेल्स। रूबी ऑन रेल्स जो कि रेल्स के रूप में भी जाना जाता है, एक सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो रूबी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? रूबी प्रोग्रामिंग भाषा को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए यहाँ पे डेनिस रिची है, स्टीव जॉब्स है, स्टीव बोज है, और डेविड हेनेमियर हैंसन है। तो राइट आंसर आपका 4th नंबर का है, डेविड हेनेमियर हैंसन। ठीक है। रूबी ऑन रेल्स, जिसे रेल्स भी कहा जाता है, सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, और रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे लिखा गया है। MIT लाइसेंस के अंतर्गत ही आता है। रेल्स को 2004 में डेविड हेनेमेयर हैंसन ने विकसित किया था, जब वे बेस कैंप यानी कि 37 सिग्नल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। रेल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? फास्ट और सरल वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना, जिसे MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर का उपयोग होता है। देखिए डेनिस रिची की बात करें तो डेनिस रिची जो है सी प्रोग्रामिंग भाषा के जनक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम
यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रेल्स का कोई संबंध नहीं इसमें। स्टीव जॉब्स एप्पल इनकॉर्पोरेशन के सह संस्थापक है। मैकिंटोश, आईफोन, आईपैड के। स्टीव बॉस की बात करें तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन के सह संस्थापक है ये भी। तो ये भी एप्पल आई और एप्पल मतलब एप्पल फर्स्ट और एप्पल सेकंड कंप्यूटर यहाँ पे इनको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर को एंड टू एंड लेयर कहा जाता है, क्योंकि यह डेटा को विश्वसनीय रूप से वितरित करने के लिए सोर्स और गंतव्य के बीच एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रदान करती है। तो देखिए बात हो रही है ओएसआई मॉडल की। ओएसआई मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती है? 7, यानी कि 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि हार्डवेयर मतलब सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई बोला जाता है। तो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट की बात की जा रही है, एंड पॉइंट टू पॉइंट या एंड टू एंड लेयर की बात की जा रही है। तो एंड टू एंड लेयर मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट नंबर। तो यहाँ देखिए ओएसआई मॉडल में आपकी टोटल 7 लेयर हो जाती है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर जो हो जाती है ऊपर वाली सॉफ्टवेयर को नीचे वाली हार्डवेयर लेयर से कम्युनिकेट करने में हेल्प कर लेती है। रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत देखेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर एरर डिटेक्शन और करेक्शन काम कर लेता है, फ्लो कंट्रोल कर लेता है, रिलायबल डिलीवरी, और इसके अलावा मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग भी इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती है। डेटा लिंक लेयर की बात करें तो नोड टू नोड कम्युनिकेशन, लोकल लिंक पर काम कर लेता है। और इसके अलावा सेशन लेयर सेशन मैनेजमेंट कर लेता है, डायलेक्ट कंट्रोल। नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग कर लेता है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक स्थानीय नेटवर्क है क्या? नहीं है। एकल नेटवर्क? नहीं है। इसके अलावा विभिन्न नेटवर्कों का नेटवर्क विशाल संग्रह? बिल्कुल सही। राउटर का इंटरकनेक्शन? नहीं है। तो राइट आंसर आपका थर्ड नंबर का होगा। तो इंटरनेट मतलब नेटवर्कों का नेटवर्क है। दुनिया भर के जितने भी विशाल नेटवर्क है उसका बहुत बड़ा संग्रह इसे माना जाता है, ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है, जो कि WAN के अंतर्गत आ जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत इसे शामिल कर लिया जाता है। तो इंटरनेट वास्तव में एक नेटवर्क का नेटवर्क है। यह लाखों प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस और गवर्नमेंट के जितने भी नेटवर्क है उन सभी को आपस में जोड़कर जो नेटवर्क बनेगा वो कहलाता है आपका ग्लोबल नेटवर्क, बोले तो इंटरनेट। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्लोबल कम्युनिकेशन करना है, इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करना है। राउटर्स है, स्विचेस है, सर्वर है, प्रोटोकॉल है जैसे TCP IP है, इन सभी का इसमें उपयोग किया जाता है। स्थानीय नेटवर्क जो कि लैन के रूप में माना जाता है। इंट्रानेट जो प्रतिबंधित नेटवर्क हो जाता है। एकल नेटवर्क बोले तो केवल एक ही नेटवर्क को दर्शाता है। और राउटर इंटरकनेक्शन बोले तो राउटर इंटरनेट का एक हिस्सा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है? पॉइंटिंग बोले तो जो पॉइंट करके इनपुट देता है, जैसे माउस, ठीक है। तो यहाँ पे माउस जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो क्या है, एक प्रकार से लाइट पेन है। लाइट पेन भी पॉइंट इनपुट डिवाइस देता है। स्कैनर एक प्रकार से हार्ड कॉपी इमेज को डिजिटल इमेज में बदलेगा। डिजिटाइज़र ये लिखने के लिए काम कर लेता है। एक जो ग्राफिक्स टैबलेट होता है जैसे आप देखोगे डिजिटाइज़र है। और लाइट पेन एक प्रकार से इसमें काम करके पॉइंटिंग वाली फीलिंग दे देता है। इसके बाद अब माइक्रोफोन ये ध्वनि को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता है ताकि कंप्यूटर प्रोसेस कर पाए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर का। तो देखिए ये हमने देख भी लिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है गूगल डॉक्स, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गूगल का। MS वर्ड जैसी फैसिलिटी हमको देता है। तो डॉक्यूमेंट जब हम बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसका नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है क्या? न्यू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 1 होता है या अनटाइटल? तो राइट आंसर हो जाएगा अनटाइटल, मतलब फोर्थ नंबर का। तो आप देखोगे यहाँ पे गूगल डॉक्स जब हम बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अनटाइटल हो जाता है, ठीक है। गूगल डॉक्स अगर पढ़ना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे अरविंद टिप्स वाले में, तो गूगल डॉक्स के बारे में मैंने विस्तार से पढ़ाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये नहीं होता, ठीक है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाओगे तो डॉक्यूमेंट 1 इसका जो है बाय डिफ़ॉल्ट नाम हो जाता है MS ऑफिस में, ठीक है। डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 5 जैसे भी। और गूगल डॉक्स में अनटाइटल्ड हो जाता है। अनटाइटल्ड आपका देखोगे तो आपको नोटपैड में भी देखने को मिल जाता है। निम्न में से संख्याओं की किस रेंज का उपयोग दशमलव या फिर हम बोले तो डेसिमल, डेसिमल मतलब जो नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत निरूपित किया जाता है। और डेसिमल मतलब आप देखोगे 10, बोले तो अगर मान लो 24 लिखे तो उसका बेस क्या होगा? 10। और 10 मतलब कैसे लिखा जाता है? 0 से 9। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तीसरा नंबर। बोले तो 0 से 9 तक अगर देखें तो डेसिमल नंबरों का एक क्रम होता है।
इसके अलावा 0 से 7 बोले तो टोटल 8, और 8 मतलब हो जाता है ऑक्टल। ऑक्टल यहाँ पे नंबर सिस्टम देखने को मिल जाता है। 0 से 8 कोई नंबर सिस्टम नहीं है। 0 और 1 बोले तो 2, बेस 2 हो जाता है, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम। 0 से 9 मतलब डेसिमल, ठीक है। और एक और नंबर सिस्टम बच जाता है जिसका बेस पॉइंट हो जाता है 16, इसे बोला जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोला जाता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला उन बिक्री का योग प्राप्त करने के लिए जहां खाद्य वस्तुओं के नाम ईएस पर समाप्त होते हैं? देखिए यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला बिक्री का योग, बोले तो जो सेल्स है उनका टोटल निकालना है, पर किसका निकालना है? सभी का नहीं, जिनकी लास्ट में ईएस लगा है। तो आप देखोगे, देखिए आपको बी वाले कॉलम में दिखेगा फूड, जिसमें ईएस लगा है, ईएस लगा है, यहाँ पे भी ईएस लगा है और यहाँ पे भी ईएस। तो जितने भी ईएस लगे हैं सभी को टोटल निकाले। तो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा कंडीशन, और टोटल किसका निकालना? सेल्स का। तो हम लगाएंगे क्या? सम इफ। तो सम वाला तो बेसिक क्रॉस हो जाएगा, देखिए सम इफ बचा मतलब पहला क्रॉस हो गया। फिर उसके बाद देखिए ईएस वाले निकालना है। अगर वेजिटेबल देखेंगे तो वेजिटेबल तो गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नहीं निकालना है हमको, क्या किसका निकालना है? जिसके लास्ट में ईएस लगा है, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हमको जो है वेजिटेबल वाला ये नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे ईएस नहीं लगा, ये भी नहीं मिला। तो बचा क्या? ये वाला। तो सम इफ़ लगाना है। तो सम इफ़ में पहले जिसको जोड़ना है, जिसकी वैल्यू को जोड़ना है, उसके सेल का कंप्लीट एड्रेस लिख दिए, मतलब B2 से लेकर B7 तक, देखिए यहाँ तक है, ठीक है। B2 से लेकर B7 तक हमने दे दिए। फिर कंडीशन लगाना। कंडीशन में क्या लगा? स्टार ईएस, मतलब स्टार मतलब बिल्ड कार्ड। तो वाइल्ड वाइल्ड कार्ड हमने लिए, वाइल्ड कार्ड लिए तो येस के ख़त्म होना चाहिए, येस पे ख़त्म होना चाहिए, उसको हमने लिए। और उसके बाद किसका टोटल निकालना है? तो सी वाले कॉलम का। सी वाले कॉलम में भी हमने ले लिए C7 से, मतलब C2 से C7। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो बाकी चीज़ें थी वो गलत है एक प्रकार से। सम तो यहाँ पे ये वाला आपका जो है सही, मतलब जो ईएस जा लास्ट में लगा है वो सही कहलाएगा। बाकी चीज़ें आपकी क्रॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी सेंस नहीं है। MS एक्सेल 2019 में खालिस्तान फंक्शन की एक की है जो मतलब एक प्रकार से गो टू जो डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन करती है। तो अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में हम चलते हैं और हम यहाँ पे अगर मान लो F5 प्रेस करते हैं तो F5 प्रेस करने पे क्या जा रहा है? गो टू आ जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गो टू बोले तो F5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए F1 बोले तो हेल्प ओपन कर लेता है। F2 एक्टिव सेल को एडिट मोड में लाता है। जो F3 है वो नेम डायलॉग बॉक्स खोलता है, पेस्ट नेम इस प्रकार से। और F5 जो है गो टू डायलॉग बॉक्स खोल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित एक्सेल कमांड या जो फॉर्मूला है उसका आउटपुट क्या होगा? तो सीलिंग कमांड यहाँ पूछा गया है। सीलिंग बोले तो इक्वल सीलिंग और 39 और 23, मतलब सिग्निफिकेंट है और ये वैल्यू है। तो यहाँ पे इसको कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके निकटतम सबसे इससे बड़ी संख्या मिलना चाहिए। तो मान लीजिए 23 को मल्टीप्लाई करें अपन ने 1, तो क्या आ गया? 23। 2 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया? 46। 3 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया आपका? एक प्रकार से 9 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 69 एक प्रकार से। तो 39 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 46। तो 46 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें तो नहीं होगी यहाँ पे। राइट आंसर 46 होगा। यहाँ पे देखिए जो सीलिंग है, सीलिंग के अंतर्गत नंबर और सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस कब तक गुणा करेंगे? जब तक कि नंबर के निकटतम बड़ी संख्या ना मिल जाए। तो मल्टीपल जैसे 39 है और ये 23, तो 23 पहले, उसके बाद आपका 46 आ जाएगा, फिर 69। तो 46 जो है 39 से जस्ट बड़ा है। तो यहाँ पे 46 इसका राइट आंसर होगा। MS एक्सेल की खालिस्तान फीचर सिंगल क्लिक के साथ उपयोगकर्ता द्वारा जो एग्जीक्यूट की गई कमांड है या कार्य, इसके सेट को रिकॉर्ड करने या दोहराने के लिए किया जाता है। जब भी दोहराने की बात हो जाती है तो बात किसकी हो रही है? मैक्रो की बात हो रही है। मैक्रो जो बार बार किए जाने वाले काम को रिकॉर्ड कर लेता है। तो यहाँ पे ये तो आपके क्रॉस हो गए, बचा क्या? मैक्रो। राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। तो मैक्रो एक प्रकार से जो एक्सेल है, एक्सेल के अंतर्गत जितने भी यूज़र काम कर रहे हैं, बार बार किए जाने वाले काम को या सीक्वेंस को रिकॉर्ड करके रखता है और एक ही क्लिक में या शॉर्टकट की के द्वारा उसे दोहराया जा सकता है। जितने भी रिपीटेटिव टास्क है उनको ऑटोमेटेड रूप से करने के लिए मैक्रो का उपयोग कर लिया जाता है। माइक्रो इस प्रकार से कोई चीज़ नहीं है। टैक्स रैप एक प्रकार से एक ही सेल में एडजस्ट करने के लिए हो जाता है। और कस्टम लिस्ट बोले तो कोई भी सूची बनाई जाती है उसको बोला जाता है।
MS एक्सेल में 2019 में खालिस्तान फंक्शन किसी विशेष संख्या को भाजक द्वारा विभाजित करने पर शेषफल लौटाता है। जब भी शेषफल लौटाने की बात की जा रही है तो कौन सा फंक्शन काम करेगा? मोड फंक्शन। और मोड फंक्शन रिमाइंडर देता है। जैसे मान लीजिए 24 में हम डिवाइड करते हैं 5 का, तो कितने बार जाएगा? 4 टाइम। बचा क्या? 4। तो 4 जो बचेगा वो हो गया रिमाइंडर। या फिर 24 में हम जो है 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग देते तो कितने बार जाएगा? 3 बार। बचा कितना भाई? देखो यहाँ पे बचेगा 3, तो इस प्रकार से 3 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये काम कर लेता है मोड, MOD। ठीक है, MODE मत करना, MOD जो है शेषफल या रिमाइंडर निकालने का काम कर लेता है। तो यहाँ देखोगे जैसे 10 में अगर 3 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा भाई? सिंपल सी बात, ये 3 बार जाएगा और इसका जो रिमाइंडर है शेषफल है वो 1 आएगा। इसके बाद 25 में हम 7 का भाग देंगे तो ये जो है 7 या 21 और बचा कितना? 3 तो आ गया भागफल और बचा कितना? 4। ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। सम जो है टोटल निकालने का काम कर लेता है। प्रोडक्ट इसके अंदर लिखी गई संख्याओं का गुणनफल देता है। आइडिया एक प्रकार से कोई फंक्शन नहीं है और ये आपका रिमाइंडर निकाल कर दे देता है। उसके बाद देखिए आपको MS एक्सेल 2019 में टेबल के निचले दाएं कोने में खाली स्थान से आप जो है टेबल को उसके आकार तक ड्रैग कर सकते हैं। तो ये क्या है? इसको बोल देते हैं साइजिंग हैंडल। क्या बोल देते हैं? साइजिंग हैंडल। जैसे आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको साइजिंग हैंडल मिलेगा जो बड़ा छोटा करने के लिए काम कर लेता है। इसके अलावा हेडर रो, तो ये टॉप की रो हो जाती है। कॉलम रो, ऐसा कोई शब्द नहीं है यहाँ पे। टोटल रो बोले तो नीचे वाली टोटल रो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो है जो साइजिंग है यह सुविधा टेबल रेंज को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है खालिस्तान। एक फंक्शन है जो MS एक्सेल 2019 में एक कॉलम या फिर जो टेबल एरे है उसमें एक निश्चित मान के लिए एक सर्च या कॉलम को मतलब भिन्न कॉलम को प्राप्त कर लेता है। यानी कि सिंपल अगर देखें तो बड़ी रेंज में से डेटा को सर्च करने का काम कर लेता है। तो मैक्रो तो यहाँ पे नहीं होगा, रेफरेंस एक एड्रेस को बोला जाता है, माइक्रो कोई शब्द नहीं है इसके अंतर्गत। तो बचा क्या? वी लुकअप। वी लुकअप टेबल एरे में से किसी डाटा को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वी लुकअप के अंतर्गत देखोगे तो कंप्लीट टेबल एरे है और जैसे ही हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ मान लो P102 वाला रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं तो हमने लगा इक्वल वी लुकअप और उसके बाद किससे सर्च करना चाहते हैं? इस सेल का एड्रेस दे दी। मान लीजिए इसका सेल का एड्रेस G2 है। उसके बाद पूरा कंप्लीट टेबल एरे बोले तो ये कंप्लीट टेबल एरे देना बोले तो A1 से लेकर यहाँ पे क्या है जो F है, ठीक है, F19 या जो भी, तो हमने दे दी A1 से लेकर D31 तक। उसके बाद कौन सा सेल सर्च करना वाले तो प्रोडक्ट नेम सर्च करना है तो 2 नंबर दे दो, 1 और 2। उसके बाद कैटेगरी सर्च करना तो तीसरा दे दो, प्राइस सर्च करना तो 4th दे दो। अभी हमको सर्च करना था प्रोडक्ट तो यहाँ पे हमने दे दिए 2। और फॉल्स बोले तो एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए हमें, फॉल्स कर दो। तो हम जैसे एंटर करेंगे तो इसमें क्या आएगा? 102 मतलब माउस आ जाएगा और 103 करेंगे तो मोबाइल आ जाएगा। तो इस प्रकार से वी लुकअप काम कर लेता है। तो वी लुकअप आप समझ गए होंगे, ये पूरा मैंने समझा दिया आप। और जैसे ही हमारा जो 4th पार्ट कंप्लीट होता है तो 4th पार्ट में हमारे जो है सारे मतलब पिछले जो 21 नवंबर को जो पेपर हुआ था CPCT का उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हमने डिकोड किया है। सारी चीज़ें डिकोड कर ली और बनने वाले क्वेश्चन भी हमने हल कर लिए। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसका जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और ये PDF में आपको वीडियो जब कंप्लीट वाला आएगा उसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं या टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में पहली बार आया है, चैनल पर पहली बार आया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ज़रूरी चीज़ें मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।